और आज हम करेंगे ओजोन परत क्षरण। ओजोन लेयर डिप्लीशन, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलेंगे OLD, ओजोन लेयर डिप्लीशन। क्या बहुत पढ़ के आए हो? तो आप जानते हो ये क्षोभ मंडल है, ये समताप मंडल है। दिस इज क्षोभ मंडल, दिस इज समताप मंडल। ओके। और आपको पता है समताप मंडल, हाँ हाँ, समताप मंडल के अंदर कुछ जगह 15 से 30 किलोमीटर लिखा हुआ है, कुछ जगह 20 से 35 किलोमीटर लिखा हुआ है, कुछ जगह 20 से 30 किलोमीटर लिखा हुआ है। तो उससे घबराने वाली बात नहीं है, बस ये सोचना 18 से 35 किलोमीटर के बीच में मिल सकती है। ओके। तो यहां पे आपको एक लेयर मिलती है। व्हाट इज दिस लेयर? बेसिकली ये ओजोन गैस है बच्चा, है ना, ओजोन जिसको आप O3 कहते हो। उसकी यहाँ पे क्या है कि ये परत है, मतलब उसका कंसंट्रेशन है। परत इन द सेंस ऐसा कोई किसी ने तिरपाल नहीं लगा रखी यहाँ पे। तो और बनती कैसे है? बनती कैसे है? ये सनलाइट आती है बच्चा, सनलाइट आती है, सनलाइट आके यहाँ पे केमिकल रिएक्शन करती है और एक चैपमैन मैकेनिज्म है, चैपमैन साइकिल, या जिसको आप कहते हो चैपमैन मैकेनिज्म, उससे ये बनती है यहाँ पे। ठीक है, उससे बनती है बच्चा। ये बच्चा किलोमीटर है, किलोमीटर किलोमीटर है। तो होता क्या है बच्चा, आप जानते हो सूरज की किरणों में यूवी रेडिएशन होता है, यूवी रेडिएशन होता है ना सूरज की किरणों में, पराबैंगनी विकिरण। अब जब ये यूवी रेडिएशन, जब ये यूवीसी रेडिएशन आके हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन से टकराता है, ठीक है, कुछ ऑक्सीजन से, ये यूवी रेडिएशन आके कुछ ऑक्सीजन से टकराता है और इस ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के दो एटम में तोड़ देता है। ठीक है, ये है मॉलिक्यूल, अणु है, और ये इसके बच्चा क्या है, एटम है, इसमें ये तोड़ देता है। और ये जो फ्री एक एक जो आपका एटम ऑक्सीजन है, ये एटमॉस्फेयर के अंदर जो बाकी O2 है उससे ये क्या करता है, ये केमिकल रिएक्शन करता है और ये बन जाती है O2 O3। तो दिस इज फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज सेकंड स्टेप। इन इन दोनों स्टेप से आपको क्या बन गया, ओजोन का निर्माण हुआ, ओजोन का निर्माण हुआ। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं चैपमैन साइकिल। शॉर्ट में बता दिया मैंने आपको, दिस इज चैपमैन साइकिल, जो आपका क्षोभ मंडल समताप मंडल में चैपमैन साइकिल काम करता है। ठीक है, क्षोभ मंडल में नहीं बच्चा, समताप मंडल में मिलती है। समताप मंडल में चैपमैन साइकिल से, चैपमैन मैकेनिज्म से ओजोन का निर्माण होता है। ठीक है, तो यानी कि ओजोन का निर्माण हो रहा है और मानवीय गतिविधियों से, है ना, मानवीय गतिविधियों से, ह्यूमन एक्टिविटी से बच्चा, मानवीय गतिविधियों के कारण कुछ रसायन समताप मंडल में पहुंच गए, जिसने ओजोन परत के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके उसका क्षरण करना शुरू कर दिया। इससे हुआ क्या बच्चा, इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि ओजोन, आपको समझ में आ गया, ओजोन का निर्माण भी हो रहा है, चैपमैन साइकिल से ओजोन का निर्माण भी हो रहा है। और ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से कुछ ऐसे रसायन हमने कहां पे पहुंचा दिए, समताप मंडल में। क्षोभ मंडल से हम तो यहां रहते हैं, इंसान यहां रहता है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी के चलते कुछ रसायन कहां पहुंच गए, यहां पे। उन रसायनों पर हम बात करेंगे। और उन रसायनों ने इस ओजोन के साथ केमिकल रिएक्शन करना शुरू किया और इस ओजोन को तोड़ना शुरू कर दिया। इसका मतलब ओजोन का निर्माण भी हो रहा है और ओजोन का क्षरण भी हो रहा है। तो व्हाट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन? ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है? क्या है? जब ओजोन का क्षरण, ओजोन क्षरण की दर इज ग्रेटर देन ओजोन निर्माण की दर। बताओ, ये बात समझ में आई आपको? स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगा बच्चा, कौन से पदार्थ कैसे पहुंचे, क्यों पहुंचे। ठीक है, अब आप ये बताओ, ओजोन लेयर डिप्लीशन का मतलब समझ में आ गया? टेक्निकली क्या है, ओजोन का विनाश हो रहा है, उस परत का ओजोन डिप्लीट हो रही है और ओजोन का निर्माण भी हो रहा है। तो क्षरण की दर इज ग्रेटर देन निर्माण की दर, तो उसका संकेंद्रण कम हो रहा है। तो आप कई बार सुनते हो ना, ओजोन परत में छेद हो गया। तो छेद कुछ ऐसा नहीं था कि किसी ने कोई प्लास्टिक की तरपाल लगा रखी है और उसके अंदर जाके किसी ने भाला घोप दिया और छेद हो गया ना। छेद से मतलब वो नहीं है, कोई होल नहीं है जिसको आप देख लो। बेसिकली क्या है, उसका संकेंद्रण कम हो गया। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन बेसिकली क्या है, ओजोन का संकेंद्रण कम होना, संकेंद्रण कम होना, ये है इसका मतलब बच्चा टेक्निकली। याद रहेगा? बोलो। ठीक है, अच्छा अब ये बात करते हैं, सर जी वो जो पदार्थ है, मानव वाले पदार्थ है ना, वो तो इंसान तो यहाँ है, ये मन्नू भाई तो इधर बैठा है, और मन्नू भाई ने अगर कोई ऐसा केमिकल रसायन का इस्तेमाल किया, तो वो रसायन यहाँ से, भाई सपोज करो मैंने बोला कोई क्लोरोफ्लोरोकार्बन करके वो रसायन है, या मैंने कहा हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन करके वो रसायन है, या मैं ये कहूं कि और बाकी सारे हेलोन्स है। हेलोन्स, हेलोन्स के क्या होते हैं बच्चा, रसायनों का समूह होता है, रसायनों का एक समूह है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। इन रसायनों के समूह में क्या आता है बच्चा, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, इन सबको आप हेलोन बोलते हो। ठीक है, मैं कह रहा हूं मन्नू भाई ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन या हेलोन्स, वो तत्व है, वो रसायन है, अगर ये समताप मंडल में पहुंच गए
तो ओजोन परत का क्षरण करना शुरू कर देंगे। अब मुद्दा यह है कि ये धरातल से ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई पे, ये 20 किलोमीटर की ऊंचाई पे या 25-30 किलोमीटर की ऊंचाई पे पहुंचे कैसे, कौन लेके गया? हाँ, ये साइकिल हमेशा चलती रहती है बच्चा। ठीक है, एक तो हम ये जानेंगे कि यहां से यहां गए क्यों, और इससे भी बड़ा मुद्दा ये है बच्चा, इससे भी बड़ा मुद्दा, अरे भाई अगर इसका क्षरण हो रहा है तो होने दो ना, तकलीफ क्या है तुमको? हाँ, क्या तकलीफ है? अगर इसका क्षरण हो रहा है, इसके क्षरण से क्या समस्या है? क्या समस्या है? क्या समस्या है? पहले ये जानते हैं। सर क्योटो प्रोटोकॉल में कानूनी बाध्यता लगाने वाले कौन थे? यूएन, 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 यूएन। और कौन होगा बच्चा? यूएन ही तो करा रही थी सब कुछ काम, यूएन की संधि थी। अच्छा, अब आ जाओ। तो अब हम बात करते हैं भैया, ये करती क्या है? मतलब ये समताप मंडल के अंदर जो ओजोन है, दिस इज योर समताप मंडल, ये हमारा समताप मंडल है बच्चा। इस समताप मंडल में ओजोन लेयर क्या करती है? ओजोन लेयर का रोल क्या है? तो बोलते हैं जो सूरज से आने वाला यूवी रेडिएशन होता है, सूरज से आता है ना, आपको पता होगा। सूरज का सोलर जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है, उसके अंदर विजिबल लाइट होती है, दृश्य प्रकाश होता है, एक्स रेज होती है, उसके अंदर गामा रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, जो सूरज से आने वाला इनकमिंग सोलर रेडिएशन है। तो सूरज से आने वाले उस रेडिएशन के अंदर अल्ट्रावायलेट, जिसको आप आम भाषा में बोलते हो पराबैंगनी विकिरण भी होता है। पराबैंगनी विकिरण होता है ना बच्चा, पराबैंगनी विकिरण। और ये पराबैंगनी विकिरण 3 प्रकार का होता है, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी। ठीक है, और इस पराबैंगनी विकिरण के साथ क्या समस्या है? पराबैंगनी जो विकिरण होता है बच्चा, इसके अंदर आयोनाइजिंग इफेक्ट होता है। आयोनाइजिंग इफेक्ट पैदा करता है ये। आयोनाइजिंग इफेक्ट वैसे तो आपने केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो आम भाषा में बता देता हूं। ये बंधन को तोड़ देता है ना, बंधनों यानी कि बॉन्ड्स को तोड़ देता है, जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं ना बच्चा, बंधनों को तोड़ देता है ना, तोड़ के सारे बंधन, है ना, ये तोड़ देता है, तोड़ देता है। भाई आपका ह्यूमन बॉडी है या बहुत सारे और लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर बच्चा केमिकल बॉन्ड्स है बहुत सारे, है ना। तो अगर विजिबल लाइट आती है, विजिबल लाइट मतलब जो सूरज से जो विकिरण आ रहा है ना बच्चा, उसमें बहुत कुछ है, उसमें दृश्य प्रकाश भी आपने थोड़ा बहुत समझा होगा, पढ़ना चाहिए था फिजिक्स के अंदर, है ना। माइक्रोवेव भी है उसके अंदर, उसके अंदर आप ये मान के चलो दृश्य प्रकाश भी है, एक्स रेज भी आती है उसके अंदर, गामा रेज भी आती है, अल्ट्रावायलेट रेज भी आती है। तो ये जो अल्ट्रावायलेट रेज क्या करती है, हम क्यों बोलते हैं कि एक्सरे बहुत ज्यादा मत कराओ, है ना, और आपका बहुत ज्यादा एक्सरे करवाने से शरीर को नुकसान होता है, क्यों? क्योंकि उन रेज के अंदर आयोनाइजिंग इफेक्ट होता है, हमारे शरीर के अंदर जो सेल है, टिश्यूज है, उनके अंदर जो केमिकल बॉन्ड्स है ना, उनको तोड़ना शुरू कर देती है, तो ऑर्गन फेलियर हो सकता है, उससे बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है। तो पराबैंगनी विकिरण के अंदर क्या है? आयोनाइजिंग इफेक्ट है। और अगर पराबैंगनी विकिरण, जैसे हमने कहा ये यूवीसी वाला, ये यूवीसी वाला, इसका आयोनाइजिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा है। और अगर ये यहां पे पृथ्वी पर आ जाए, यूवीसी अगर आ जाए, तो हम यहां इस गोले पे रह रहे हैं ना, हम यहां इस अर्थ पे रह रहे हैं बच्चा, तो अर्थ पे रहने वाले बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति, इंसान, हमारे अंदर क्या होना बच्चा, बहुत सारी डिजीज हमारे क्या कर देंगे, बॉडी के अंदर के केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ना शुरू कर देंगे। हमारे शरीर के अंदर उत्परिवर्तन हो सकता है, म्यूटेशन जिसको आप बोलते हो, हमारे डीएनए के जो बॉन्ड्स है उनको ब्रेक डाउन कर देगा ये। तो शरीर गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो सकता है, कैंसर हो सकता है, स्किन डिजीज हो सकती है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। ठीक है, हाँ, स्किन कहां, डर्मेटो प्रॉब्लम आपको हो सकती है, स्किन डिजीज हो सकती है। तो ये ओजोन लेयर क्या करती है? ओजोन लेयर को पता है भाई, ऊपर वाले ने बनाया है, इस यूवी ए को आने देती है, बोलती है तुम भी आ जाओ यूवी ए, तुमसे कोई तकलीफ नहीं है, धरती वालों को आने देती हूं। यूवी बी को भी बोलती है भैया तुम भी आ जाओ, यूवी बी को भी बोलती है भैया तुम भी आ जाओ, है ना, ऑल दो इसको थोड़ा सा अवशोषित कर लेती है। लेकिन जो ये यूवी सी आने की कोशिश करती है, बोलती है तुम मत आओ, तुम हमारे पृथ्वी वासियों के लिए क्या हो, नुकसानदायक हो। तो ये क्या करती है, ओजोन लेयर क्या बचाए, प्रोटेक्टिव शील्ड है। क्या है? प्रोटेक्टिव शील्ड, एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है, सुरक्षा कवच। ठीक है, समझ में आया आपको? अगर ये नहीं होती, अगर ओजोन लेयर का क्षरण होता है, तो देखो क्या क्या होगा, क्या क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे मैंने एक चार्ट लगाया है, पूरा नोट्स मिल जाएगा, देखो पूरा नोट्स मिल जाएगा आपको। आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग इफेक्ट क्या है रेडिएशन का, जैसे आपको क्या रेडियो वेव्स है ना, माइक्रोवेव्स है, इंफ्रारेड वेव्स है, विजिबल लाइट है, ये नॉन आयोनाइजिंग इफेक्ट रखते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर या किसी भी जीव के ऊपर। ठीक है, तो हमें किसी भी तरह का कोई शारीरिक समस्याएं नहीं है। लेकिन जैसे ही आप अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ये क्या कर देती है बच्चा, शरीर के अंदर बहुत सारे रासायनिक बंधनों को तोड़ना शुरू कर देती है, हमारे डीएनए को नुकसान पहुंचाती है, और ये इसलिए हमारे लिए घातक है, काफी घातक है हमारे लिए। तो ये क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज भी यही काम करती, अगर ये ओजोन लेयर नहीं होती, आयोनाइजिंग इफेक्ट होता हमारी ह्यूमन बॉडी के ऊपर। ठीक है, अब समझो अगर ये हो जाता तो क्या होता, हो जाता तो क्या होता, ये देखो म्यूटेशन हो जाता, म्यूटेशन समझते हैं ना, उत्परिवर्तन जिसको बोलते हैं, डीएनए के जो आपस में केमिकल बॉन्ड्स है, ये यूवी रेज क्या करती, उन बॉन्ड्स को देखो, जैसे बॉन्ड थे आपस में जुड़ा हुआ था बॉडी का, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, डीएनए आरएनए पढ़ा होगा आपने बायोलॉजी में। ठीक है, तो ये बॉन्ड था बच्चा हमारा, उसको क्या कर दिया इसने, तोड़ दिया। तोड़ने से क्या होगा, इसके शरीर के ऊपर बदलाव देखने को मिलेंगे। हाँ, शरीर के देखो पहले ऐसे था, जब तक उसके ऊपर यूवी रेडिएशन आके नहीं गिरा, जैसे यूवी रेडिएशन आके गिरा, देखो तोड़ दिया इसने, ये बंधन, ये देखो यहां देखो बिल्कुल स्वस्थ था ये, और यहां देखो इस डीएनए को इसने यहां पे केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, आ रहा है समझ में? हाँ, पहले समस्या तो समझे इससे क्या तकलीफ है। तो ये देखो बच्चा शरीर के अंदर, जैसे इसको देखो, ये यूवी रेडिएशन से पीड़ित हो गया, बाकी सब देखो इसको भाई बंधु कैसे, इसके भाई बंधु कैसे, और इसको देखो ये बाकियों से अलग हो गया, इंपैक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन का जो एक्सपोजर हुआ, उससे जो म्यूटेशन हुआ, अपने भाई बंधुओं और सबों में ये थोड़ा सा अलग दिखना शुरू हो गया। ठीक है, ये हो गया। ये इसको देखो, यहाँ पे बहुत सारी फसल है बच्चा, ये फसलें खराब होना शुरू हो गई,
ठीक है, फसल खराब होना शुरू हो गई। उसके बाद देखो बेचारा ये हाथी राजा, ये देखो हाथी राजा के साथ क्या हो गया, स्किन में पैच दिख गया ना आपको, यहाँ पे ये पैच दिख रहा है आपको स्किन में, यहाँ जगह जगह पे इसके पैच दिख रहे हैं आपको, ये सब क्या हुआ है, ये यूवी रेडिएशन के प्रति इसका एक्सपोजर हो गया है। सनस्क्रीन लगानी चाहिए है ना, सनस्क्रीन, सनस्क्रीन के साथ प्रॉब्लम है। 3 साल पहले द हिंदू के अंदर एक रिपोर्ट आई थी, है ना, ये अभी तक बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने सनस्क्रीन लगाना शुरू किया था ना, उन सनस्क्रीन के अंदर बहुत सारे, सनस्क्रीन लगाना अच्छी बात होती है, लेकिन अभी दुनिया के बहुत सारे ब्रांड, जिसमें जितने आप मार्केट के जितने भी ब्रांड थे पॉपुलर सनस्क्रीन वाले, आज इनके टीवी में भी ऐड आते थे ना, यूवी रेडिएशन ये क्रीम लगा के चल रहे। रिपोर्ट आई कि दुनिया की लगभग सारी कॉस्मेटिक कंपनीज सनस्क्रीन बनाते समय कुछ ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल कर रही है जो बॉडी के लिए हार्मफुल है और उससे स्किन कैंसर होता है। फिर बाद में उस केमिकल को आइडेंटिफाई किया गया और दुनिया की सारी सनस्क्रीन बनाने वाली कंपनीज को बोला गया कि आप अपने सनस्क्रीन से इस केमिकल को बाहर निकाल के सनस्क्रीन बनाना शुरू कीजिए, और फिर उन्होंने बताया भी कि क्या डालना है आपको। तो अभी तक जो लगा के चल रहे थे वो भी काफी डेंजरस था। सामान्य तरीका क्या है, देखो आप जब भी बाहर जाओ, सामान्य तरीका ये है, एक जो हेल्दी जो एक सनस्क्रीन है, या तो आप उसको इस्तेमाल करो, और अगर वो नहीं इस्तेमाल कर सकते तो ज्यादा अच्छा है अपनी बॉडी को कवर करके रखे, बाहर धूप में जाए तो छाता लेके जाए, वो आपके लिए ज्यादा सेफ ऑप्शन है। ठीक है, हाँ इंसान को भी होता है बच्चा प्रॉब्लम, इंसान को भी प्रॉब्लम होता है। तो ये सारे इफेक्ट है बच्चा, ये आयोनाइजिंग इफेक्ट है बच्चा, आयोनाइजिंग इफेक्ट है ये। चलो आगे बात समझ में, ये तो ये क्या है, पृथ्वी की एक सुरक्षा कवच है, तो पूरे इकोसिस्टम पे इसका जबरदस्त नुकसान हो सकता है। ठीक है, हाँ अब समझो बच्चा, तो इस यूवीसी को रोक लेती है, ज्यादा डेंजरस है। अब असली मुद्दा आया कि ये पहुंची कैसे, है ना, ये पहुंची कैसे, ये क्षोभ मंडल से ये वहां तक गई कैसे, ये आपका क्षोभ मंडल, ये आपका समताप मंडल, ये समताप मंडल तक गई कैसे, समताप मंडल तक ये मतलब ओजोन परत को नुकसान वाले केमिकल्स, जिसको हमने बोला कौन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या बाकी सारे हेलोन्स, इनसे नुकसान है बच्चा। ये गए कैसे, है ना, कैसे पहुंचे ये समताप मंडल तक, कैसे पहुंचे। ठीक है, समझो बच्चा, आप जानते हो पृथ्वी पर विषुवत रेखीय क्षेत्र जो है, जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है, सूरज की किरणें सीधी पड़ती है, ये आपने पढ़ाई होगा ना ज्योग्राफी में, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, यहां आते आते आप 90 डिग्री तक आ गए, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ तक आ गए। ठीक है, यहां पे सनलाइट सीधी पड़ती है, सनलाइट सीधी पड़ने का मतलब यूवी रेडिएशन भी आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो यहां पे क्या हो गया, समवहनीय धाराएं चलती है, कन्वेक्शनल करंट चलती है, जो आपको पता है आपने पढ़ा होगा। तो ये कन्वेक्शनल करंट क्या करती है बच्चा, कन्वेक्शनल करंट इनको विषुवत रेखीय क्षेत्र में लेके चली गई, विषुवत रेखीय क्षेत्र के ऊपर ये आपका क्षोभ मंडल है, और ये क्षोभ मंडल के ऊपर है समताप मंडल, समताप मंडल में कन्वेक्शनल उससे ये चली गई। अगर आपके इस क्षेत्र में कहीं पे भी आपके ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन या हेलोन्स का आपने उत्पादन किया, तो ये क्या करता है, यहां से जो ये हेलोन्स है कहां पहुंच गए, विषुवत रेखीय क्षेत्र से यहां समताप मंडल में पहुंच गए। अब ओजोन परत का जो क्षरण का मुद्दा है वो ध्रुवीय क्षेत्र में ज्यादा है, मतलब हम जो क्षरण की बात करते हैं ना, कहते हैं क्षरण यहां ज्यादा हो रहा है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र में। तो आई तो यहां पे, यहां से ये यहां तक कैसे गई, यहां से यहां तक कैसे गई, इसके लिए बच्चा एक ब्रूअर डॉब्सन सर्कुलेशन है। क्या है, ब्रूअर डॉब्सन सर्कुलेशन, सर्कुलेशन है बच्चा। व्हाट इज दिस, बीडीसी, ये समताप मंडल में धीमी गति से होने वाला वायु परिसंचरण है। और ये क्या करता है, ये जो बीडीसी है यहां से धीरे धीरे इस ओजोन को कहां लेके आता है, इधर लेके आता है, और इन केमिकल्स को भी इधर लेके आता है। ये जो केमिकल्स है, ये केमिकल्स है, ये इधर आते हैं। ठीक है, ये जितना भी केमिकल था ये यहां से, ये वाला सारा ये केमिकल ऊपर आया, इसको ब्रूअर डॉब्सन सर्कुलेशन टुवर्ड्स पोलर रीजन लेके चलना शुरू करता है, पहली बात। अच्छा, आपको एक चीज, यहां कोई समस्या इसने में, यहां तक किसी को कोई समस्या कि ये पदार्थ पहुंच गए और फिर ब्रूअर डॉब्सन सर्कुलेशन उसको फिर पूरे समताप मंडल के अंदर उसको वितरित करता है, वितरित करता है। बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या, फिर उसके आगे की कहानी सुना रहा हूं। ठीक है, एक चीज और समझ लो बच्चा साथ के साथ, यहां समझने वाली बात, काफी अच्छी बात है ये, कि ये जो ओजोन ये 0 डिग्री है, थोड़ा सा वैसे तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं, मेरा दायित्व है कि आपको थोड़ा थोड़ा तो बता दूं, उम्मीद कर रहा हूं कि ज्योग्राफी में पढ़ के आए होंगे फिर भी। अब बच्चा यूवी रेडिएशन इक्वेटर पे ज्यादा काम करेगा ना, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी, बताओ कहां है बच्चा ज्यादा प्रभावशाली रेडिएशन, सूरज की किरणें सीधी पड़ती है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में पड़ती है, तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में सूरज की किरणें सीधी पड़ती है, और ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जाते जाते ये किरणें तिरछी हो जाती है। ओके, और हमने क्या बोला था, जो चैपमैन साइकिल है, ये आपका समताप मंडल, ये आपका क्षोभ मंडल। ठीक है, और चैपमैन साइकिल आ रहा था, ये यूवी रेडिएशन आ रहा था, यहाँ पे सीधा यूवी रेडिएशन था, यूवीसी था। इस यूवीसी ने क्या किया था, इस ओजोन के साथ यूवीसी आके मिला, क्या बना यहाँ पे, तो यूवीसी ने क्या करा, इसको ऑक्सीजन के एटम्स में तोड़ दिया था, और इसने फर्दर बाकी ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन करके क्या बनाया था, O3। तो यूवी रेडिएशन ये काम इक्वेटोरियल रीजन में ज्यादा अच्छा कर रहा है, पोलर रीजन में उतने अच्छे से ये प्रोसेस काम नहीं कर रहा, पोलर रीजन में भी कर रहा है, लेकिन ओजोन का ज्यादा फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है, इक्वेटर पे हो रहा है। क्या है बच्चा, ओजोन का अधिक निर्माण
इक्वेटर के ऊपर समताप मंडल में हो रहा है, समताप मंडल में हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे ज्यादा मात्रा में ओजोन आ गई, खूब ओजोन इकट्ठी हो गई बच्चे यहां पे। फिर वही ब्रूअर डॉब्सन सर्कुलेशन, ब्रूअर डॉब्सन सर्कुलेशन कहां लेके गया इसको? पोलर रीजन में। तो बनती कहां है? बनती यहां है। और यहां क्या होती है बच्चा? संकेंद्रण ज्यादा इधर है, संकेंद्रण अधिक इधर। किसकी वजह से? किसकी वजह से? ब्रूअर डॉब्सन सर्कुलेशन। बताओ, आई बात समझ में? जवाब देना बच्चों, जवाब दीजिए मुझे। बीडीसी का हिंदी क्या है? ब्रूअर डॉब्सन सर्कुलेशन, ब्रूअर डॉब्सन परिसंचरण, यही है, यही है। ध्रुव में ही बीडीसी क्यों होता है? ध्रुवों पर नहीं होता। ध्रुव बच्चा ये तो, अरे जैसे आप क्षोभ मंडल के अंदर आपने व्यापारिक पवनों के बारे में सुना होगा, आपने पछुआ पवनों के बारे में सुना होगा, है ना? व्यापारिक पवनों की अपनी दिशा है, पछुआ पवनों की अपनी दिशा है, ध्रुवीय पूर्वा एक निश्चित दिशा में चलती है। ओके, सेम समताप मंडल के अंदर भी मंद पवन संचरण, बहुत तीव्र नहीं है, एक मंद पवन संचरण है, जिस संचरण को क्या नाम दिया गया है? ब्रूअर डॉब्सन सर्कुलेशन। क्या दिक्कत है? हाँ, समताप जैसे आपके क्षोभ मंडल में व्यापारिक पवनों का नाम लेते हो, पछुआ पवनों का नाम लेते हो, ध्रुवीय पूर्वा का नाम लेते हो, स्थानीय पवनों का नाम लेते हो, समुद्री समीर, है ना, स्थलीय समीर, चिनुक का नाम लिया, ऐसे समताप मंडल के अंदर कुछ मंद पवन संचरण है, उसका नाम क्या है? ब्रूअर डॉब्सन सर्कुलेशन, धीरे 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 चलता है, बस। क्या रॉकेट साइंस है? और बाकी की कहानी ज्योग्राफी की जिम्मेदारी है ना। एनवायरमेंट में मैं अपने आप को नियंत्रण करके रखा हूँ, क्यों चलता है, कैसे चलता है, कैसे बना, फिर वो ज्योग्राफी वाला पार्ट है बच्चा। ठीक है, अभी के लिए एनवायरमेंट का पार्ट इतना ही, आपको ये बता दिया मैंने, बीडीसी चलता है। ठीक है, बीडीसी चलता है बच्चा, बस बीडीसी का नाम, अरे बीडीसी, बीडीसी, बीडी नहीं, बीडीसी। चलो, तो ओजोन का निर्माण इक्वेटर के ऊपर के क्षोभ मंडल में ज्यादा हो रहा है, तो समताप मंडल में, और उसके बाद यहां से यहां जाती है, यहां से यहां जाती है, तो बनती इधर है, लेकिन संकेंद्रण ज्यादा इधर है। ठीक है, डन। अब अब तो दूसरा, वो जो पदार्थ इसका क्षरण कर रहे थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोकार्बन और जो हेलोन्स है, वो भी ज्यादातर क्या है? संवहनीय तरंगें उनको ऊपर लेके चली गई, ऊपर लेके चली गई, तो यहां आ गए, यहां आ गए। और कुछ मामलों में जेट स्ट्रीम भी ये काम करती है। जेट स्ट्रीम भी क्या करती है बच्चा? आपने सुना होगा, ये क्षोभ मंडल है, ये समताप मंडल है, क्षोभ मंडल समताप मंडल की सीमा पे कई बार आपने देखा होगा ऐसे स्पाइरल, आपका क्या है बच्चा? ऐसे जेट स्ट्रीम चलती है, सुना होगा ना जेट स्ट्रीम? जेट स्ट्रीम का नाम तो सुना ही होगा। तो जेट स्ट्रीम भी रोल प्ले करती है क्या? कि क्षोभ मंडल के यहां से कुछ पार्टिकल्स को इधर लेके चली जाती है। ठीक है, तो किसका रोल है? कन्वेक्शन का, संवहनीय धाराएं जो चल रही है, जेट स्ट्रीम और ब्रूअर डॉब्सन सर्कुलेशन, ये तीन चीजों को दिमाग में रखना, ये जो सारा खेल है इनका है। बहुत बढ़िया, यहां तक की कहानी। ओजोन डिप्लीशन ज्यादा इधर होता है बच्चा। अब समझो असली मुद्दा क्या है, कि जो ओजोन डिप्लीशन है, जो समस्या है, ओएलडी की समस्या यहां ज्यादा है, ओएलडी की समस्या यहां पे ज्यादा है, ओएलडी की समस्या यहां पे ज्यादा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, वो समस्या इधर ज्यादा है। ये कैसे? ये कहां है, क्यों? क्योंकि बच्चा समझो, जैसे मैंने बताया, निर्माण ज्यादा इधर हो रहा है, इक्वेटर के ऊपर के समताप मंडल में, संकेंद्रण ज्यादा इधर है। तो सेम वो जो केमिकल्स है, वो जो केमिकल्स है जो ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं, आ तो रहे हैं, लेकिन फाइनली इनका कंसंट्रेशन भी ज्यादा किधर है? इधर ही ज्यादा कंसंट्रेशन है। भाई जैसे ओजोन का निर्माण इधर ज्यादा हो रहा था और फाइनली ज्यादा मिल इधर रही थी, संकेंद्रण इधर ज्यादा था, सेम ओजोन का क्षरण करने वाले पदार्थ पहुंचे तो यहीं से है, लेकिन ब्रूअर डॉब्सन सर्कुलेशन उनको इधर लेके चली गई। ब्रूअर डॉब्सन सर्कुलेशन का तो काम क्या है? उनका काम चलना है। अब उसको ये थोड़ी ना पता मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्लोरीन चल रहा है, ब्रोमीन चल रहा है, आयोडीन चल रहा है, वो तो पवन है, चलती जाएगी। ठीक है, दैट्स ग्रेट। तो ये हो कैसे रहा है, अब इसको समझते हैं, है ना, थोड़ा सा और समझते हैं कैसे हो रहा है ये सब कुछ, कहानी क्या है। तो हमारे कुछ, मैंने बताया कुछ रसायन है बच्चा, रसायन है। रसायन कौन से है बच्चा? क्लोरो फ्लोरो कार्बन, हाइड्रो क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ठीक है, हिंदी में लिखना है तो लिख लो, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, ठीक है, हाइड्रो क्लोरो फ्लोरो कार्बन। उसके बाद कुछ हमारे हेलोन्स हैं, आप जानते हो रसायनों का एक समूह है, इन हेलोन्स के अंदर वही क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx, नाइट्रोजन के ऑक्साइड लिखा है मैंने, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब मिलकर रोल प्ले करते हैं किसमें? इन सब का रोल है किसमें? OLD में, ओजोन लेयर डिप्लीशन में इन सब का रोल है। बात बराबर? OLD क्यों लिखे बच्चे? जब उसका सर्कुलेशन, मैंने कहा कोई हवा इधर से इधर आ रही है, आप एक चीज बताओ,
मैंने बोला कोई हवा इधर से इधर आ रही है, तो हवा के साथ अगर कोई पत्ता होगा, कोई पार्टिकल है, वो भी तो इधर से इधर ही आएगा, कहाँ जाएगा? आप क्या चाहते हो उसको कहाँ लेके जाए? तो बीडीसी आपके टोटल स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर है ही, चली रही है, तो उसको कहाँ भेज दूं मैं, बताओ? मैं ब्रह्मांड में भेज दूं? मैं ब्लैक होल के पास भेज दूं उसको? कहाँ भेजूं मैं उसको? सूरज के अंदर भेज दूं? अब जब वो समताप मंडल में ही चल रही है, तो समताप मंडल में चल रही है, वो कहाँ लेके जाऊं मैं उसको? भाई कोई चीज समताप मंडल में चल रही है और इक्वेटर से पोलर की ओर चल रही है, तो मैं कहाँ लेके जाऊं उसको? मेरे भाई बता, तेरे दर्द का मैं क्या इलाज दूं? 4 बार बता चुका मैं तुम्हें ये बात। उधर ही क्यों चल रही है? अब जब चलती है ऐसे, मेरे पास क्या इलाज है उसका चलने का? कहाँ लेके जाऊं मैं उसको? मेरा तो दामन भी इतना बड़ा नहीं है कि मैं सारी बीडीसी को अपने अंदर संभालूं। ठीक है, कहाँ लेके जाऊं बताओ? कैसे सवाल करते हो? उसको वहीं जाना था, चली गई। हाँ ठीक है, अब आगे चलो, कहानी समझो, असली मुद्दे पे आ जाओ। अब वो जो यूवीसी है बच्चा, देखो यूवीसी, आपने कहते हैं ना जो कई बार बनाता है वही मिटाता है वही, ये प्रकृति का नियम है। ये वही यूवीसी थी, ये याद रखना बच्चा, ये वही यूवीसी है जो चैपमैन साइकिल के अंदर, देखो ये वही यूवीसी है, ये देख लो, ये वही यूवीसी है जो चैपमैन साइकिल के अंदर ओजोन को बना रही थी, और यही यूवीसी है जो इस ओजोन लेयर का क्षरण भी करेगी। तो कहते हैं निर्माता भी तू, विनाशक भी तू, प्रकृति का नियम है, जो बना सकता है वो समाप्त भी कर सकता है। अब लेकिन निर्माण में अलग तत्व काम करते हैं और विनाश में अलग तत्व काम करते हैं। ठीक है, यस। चलिए, तो यूवीसी है, आपके समताप मंडल के अंदर पहुंच गया बच्चा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बहुत सारे रूप है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 11, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऐसे बहुत सारे नाम है, जिसमें से इसका एक रूप है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 11 है बच्चा। इसको हम बोलते हैं सी, याद रखना थोड़ा सा टेक्निकल है, CFCl3, इसी का ही एक रूप है CFCl3। ये आपके कहां पहुंच गया बच्चा? ये CFCl3 पहुंच गया समताप मंडल में, समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल में ऑलरेडी आपकी ओजोन है, यहाँ पे ऑलरेडी ओजोन है समताप मंडल के अंदर, ओजोन तो है ही। जब ये यूवी रेडिएशन इस CFCl3 पे गिरता है, CFCl3, इसमें क्लोरीन के 3 वो है बच्चा, 3 क्लोरीन इसके साथ बंधे हुए हैं, तो जैसे ही ये यूवीसी इसके ऊपर आके गिरता है बच्चा, इसमें से एक क्लोरीन को यहां से आजाद करा देता है। क्या कर देता है? एक क्लोरीन यहां से आजाद करा दी इसने। ठीक है, क्लोरीन आजाद हुई यहां से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, क्लोरीन आजाद हो गई। अब ये क्लोरीन क्या कहती है? ये क्लोरीन मिली O3 से, क्लोरीन ने O3 के साथ, ओजोन के साथ रिएक्शन करी, और क्लोरीन मोनोऑक्साइड प्लस O2। बोलिए, अब ऑलरेडी आपके वहां पे बच्चा क्या है? क्लोरीन मोनोऑक्साइड है और O2 है। और अगर आपको समताप मंडल के अंदर फिर से चैपमैन साइकिल आप जान ही रहो, चैपमैन साइकिल के अंदर क्या होता है? मुक्त ऑक्सीजन भी है बच्चा, मुक्त ऑक्सीजन। देखो चैपमैन साइकिल में, इसको मत भूलना, ये देखो यहाँ पे आपके ऑक्सीजन के क्या है, बाकी सारे एटम्स भी है। तो जब ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड क्या करेगी, इस क्लोरीन मोनोऑक्साइड ने बाद में केमिकल रिएक्शन करना शुरू कर दिया, किसके साथ? तो ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड क्या कर रही है? अब क्लोरीन मोनोऑक्साइड प्लस O के साथ इसने रिएक्शन की, इसके साथ रिएक्शन करके क्या होगी? ये क्लोरीन आजाद हो गई और O2 बन गया। अब ये फिर क्लोरीन आजाद है, यहां से और भी सारी क्लोरीन है, ये क्लोरीन फिर क्या करेगी? किसी O3 के साथ रिएक्शन करेगी, इस O3 के साथ रिएक्शन करके फिर से क्लोरीन मोनोऑक्साइड और O2 बनाएगी। अब ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड फिर ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन के एटम से केमिकल रिएक्शन करेगी, केमिकल रिएक्शन करने के बाद ये मुक्त हो गई और क्या बन गया? O2 बन गया। तो सिंगल क्लोरीन बोला जाता है, एक क्लोरीन हजारों O3 को तोड़ सकती है, तोड़ सकती है। कहानी समझ में आई? बताओ मुझे। तो समताप मंडल के अंदर क्लोरीन, यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, हेलोन्स हो जाए, नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड हो, यही काम करते रहेंगे। बोलिए, अब जब ये काम होंगे आपके मन में नहीं आएगा सर इसका इलाज क्या है? ये तो पगला गया है ना, ये पगला गया है। कौन? क्लोरीन। कहते नहीं ये हाथी हो गया है, ये पागल हो गया है, इसको संभालो कोई। ठीक है, और ये चलती जाएगी चलती जाएगी। कह रहे कौन इसको रोकने वाला है? कह रहे काम करो, ये काफी उद्दंड हो चुकी है। कौन? ये क्लोरीन काफी उद्दंड हो चुका है, इसकी शादी कराओ। ठीक है, ऑक्सीजन क्लोरीन से रिएक्शन करता है, केमिकल प्रोसेस है, रिएक्टिव है बच्चा, कर लेता है वो। ठीक है, रिएक्टिव है। अब कहते हैं इसका, अब असली समस्या कौन है? असली समस्या ये है, ये असली समस्या है। कह रहे इस क्लोरीन का क्या करो? ये क्लोरीन हजारों O3 को तोड़ती रहेगी, तोड़ती रहेगी, जब तक कि, जब तक कि इसको स्टोर ना किया जाए, भंडारित न किया जाए, इसको भंडारित ना किया जाए। भंडारित का मतलब इसको वापस से ऐसे फॉर्म में भेज दो, वापस से ऐसे रूप में बदल दो, जिससे कि क्या है, ये रिएक्शन करना बंद कर दे। तो इसको भंडारित करने के लिए, इसको भंडारित अगर मुझे करना है, तो मुझे नाइट्रोजन के और हाइड्रोजन के कुछ कंपाउंड्स चाहिए। मतलब इसकी शादी करा दो किसके साथ? या तो नाइट्रोजन के साथ या इसकी हाइड्रोजन के साथ। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ जब इसकी शादी हो जाएगी, ये जाके वापस से शांत होकर बैठ जाएगा।
क्लोरीन। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो इसकी शादी करा के इसको सेट कर दो भाई। तो इन्होंने बोला इसकी शादी करा के सेट कैसे करें, कह रहे इसकी शादी करा के इसको सेट करने की कुछ रूप है, अभी बताता हूं। ये देख लो केमिकल रिएक्शन कैसे हो रही है, इसको किस रूप में कन्वर्ट कर दो, ये इसको ClO NO2 या HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, समझ गए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, या तो इसमें ले जाके इसको कर दो, या क्लोरीन नाइट्रेट है, ये क्लोरीन नाइट्रेट है बच्चा, दिस इज क्लोरीन नाइट्रेट, क्लोरीन नाइट्रेट, या ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl जिसको आप बोलते हो। यहां इसके रिजर्वोयर है, समझ गए, रिजर्वोयर है बच्चा, ये जाके शांत हो जाएगी, शांत हो जाएगी। अगर इसको समताप मंडल के अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाए, मैंने बोला था नाइट्रोजन के साथ, या मीथेन जैसे कोई गैस के अणु मिल जाए वहां पे, तो क्या करेगा, ये जो Cl है, ये पागल होगी थी ना किसके साथ, ये पागल हो गया था किससे, ओजोन से केमिकल रिएक्शन करके ClO बना रहा था, ClO। अब इस ClO को अगर कहीं पे भी इसको NO2 मिल गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल गया, तो ClO NO2 क्लोरीन नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये अगर इस ClO को मीथेन मिल गया तो ये HCl में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये इसके रिजर्वोयर है, यानी कि अब क्लोरीन आजाद नहीं है, इसकी शादी करा के हमने इसको सेट कर दिया, बात बराबर। तो यहां पे मैंने यही लिखा कि जब तक इसको हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के साथ, ये देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कुछ कंपाउंड्स चाहिए जिससे कि जाके ये स्टोर हो सके, तो जैसे हमने एग्जांपल लिखा ClO NO2 HCl, ये क्या है, इन रूप में जाके ये स्टोर हो गई, स्टोर हो गई। अब समस्या नहीं है। बच्चा ज्यादा तकलीफ क्लोरीन से है, हेलोन से तकलीफ ज्यादा है, हेलोन से तकलीफ है, हेलोन से तकलीफ है। बोलिए, आई बात समझ में आपको, ये कहानी पूरी समझ में आ गई? ठीक है, तो ये पूरा खेल है बच्चा। अच्छा एक चीज और बता देता हूं मैं यहाँ पे आपको, एक ये जो समताप मंडल के अंदर जो ओजोन मिलती है, इसको हम गुड ओजोन बोलते हैं। कौन सी गुड ओजोन है जो समताप मंडल के अंदर मिलती है। एक और बैड ओजोन है, ये जो आपका अर्थ है ना, अर्थ जहां पे हम क्षोभ मंडल जिसमें हम रहते हैं, यहाँ पे धरातल के नजदीक, जहां आप और हम रहते हैं, कार चलाते हैं, घर बना के रह रहे, यहाँ पे भी ओजोन मिलती है, लेकिन वो ओजोन समताप मंडल वाली ओजोन की जैसी अच्छी नहीं है। समताप मंडल वाली ओजोन क्या कर रही थी, सूरज से आने वाली हानिकारक यूवी रेडिएशन को रोक रही थी। ये जो अर्थ वाली जो कौन सी है, अर्थ के नजदीक पाए जाने वाली जो ओजोन है, एक प्रदूषक की तरह काम करती है, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान करती है, तो उसको हम बोलते हैं बैड ओजोन। बैड ओजोन कैसे बनती है वो बैड ओजोन, एक प्रदूषक के रूप में, उसका क्या है, सनलाइट होती है, आपके वायुमंडल में, क्षोभ मंडल में नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं और कुछ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिससे आपकी ग्राउंड लेवल ओजोन, जिसे आप क्या बोलते हो, जिसे आप बोलते हो बैड ओजोन, ये बैड ओजोन है, ये हानिकारक है, स्वास्थ्य की हानि, फेफड़ों से संबंधित समस्याएं, दिमाग से संबंधित समस्याएं, है ना, आंखों में जलन, ऐसी बहुत सारी स्वास्थ्य हानि करती है। तो लाइफ में देखो एक और चीज, दो बड़े पार्ट हमें पढ़ने को मिल रहे हैं, जो बनाता है वो मिटा भी सकता है, बनाता है वही, वही मिटाता है, ठीक है, लेकिन बनने और बिगड़ने में फर्क है। बनने के लिए अलग कंपोनेंट थे, और जब वो बिगाड़ता है तो कोई और कंपोनेंट थे जिसकी वजह से बिगड़ा। लाइफ में प्लेसमेंट, प्लेसमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। ओजोन अगर इधर है तो गुड है, ओजोन अगर इधर है तो बैड है। तो आपको भी जीवन में ये सीखना है कि कहां हमारी इज्जत है, जहां इज्जत है वहां रहो, और जहां इज्जत नहीं है उस स्थान को छोड़ दो, ठीक है, आपको बुराइयां भी मिल सकती है। तो दो बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है, सीख लेना इसको, हमें कहां रहना है, अच्छे उसमें रहना, अच्छे उसमें रहना है, ठीक है। वीओसी क्या होते हैं, अभी आएंगे बच्चा, पोल्यूशन वाला टॉपिक आएगा, पोल्यूशन वाला टॉपिक आएगा, उसमें बताऊंगा वीओसी क्या होते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, पोल्यूशन वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा मैं आपको। बताइए यहां तक किसी को कोई समस्या? सर पीवाईक्यू लाइए, पीवाईक्यू खुद लगाओ बच्चा, है ना, ये क्लास पीवाईक्यू के लिए नहीं है, आपको डीपीपी डीएमपी दोनों मिल रहा है। डीपीपी डीएमपी आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप प्रैक्टिस करो, कीजिए उसको, है ना, क्लास के साथ साथ इतना सारा पीवाईक्यूज कराना पॉसिबल नहीं है, कुछ कुछ मैं कराता रहता हूँ, बाकी डीपीपी डीएमपी को फॉलो करते रहिए, उसमें पीवाईक्यूज भी रहते हैं और आपको मॉक टेस्ट भी मिलता है, ठीक है। कहते सर अगर ऐसा सोचेंगे तो घर छोड़ना पड़ेगा अपने को, दैट्स ग्रेट, ऐसी बुरी हालत आ गई क्या, है ना, एक दौर आता है सबकी लाइफ में, है ना, हमारी लाइफ में भी आया था, घर वालों को लगने लगता है कुछ कर तो रहा ही नहीं है, बोझ हो गया है, इतना बड़ा हो गया, मूछ दाढ़ी आ गया। चलो, तो वो पूरा केमिकल प्रोसेस मैंने बता दिया बच्चा, यूवी रेडिएशन आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसमें से एक क्लोरीन को रिलीज कर देगा, ये क्लोरीन क्या करेगी, ओजोन के साथ जाके केमिकल रिएक्शन करेगी, क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन बना। ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड ऑलरेडी आपके समताप मंडल में कुछ फ्री ऑक्सीजन है, उसके साथ रिएक्ट करेगी, ये क्लोरीन अलग हो जाएगी और ये ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। ये क्लोरीन वापस से फिर किसको बचा, किसी O3 के साथ रिएक्ट करेगी, और ये प्रोसेस समताप मंडल के अंदर ऐसे ही चलता रहता है। और क्लोरीन का जो लाइफ होता है बच्चा, मैं आपको बताऊं, क्लोरीन अगर एक बार आपके समताप मंडल में पहुंच गई तो 40 से 150 साल तक रहेगी, 40 से 150 वर्ष, ये इसका लाइफ टाइम है। तो सर अगर बरसात हो जाए, है ना, क्या हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक नहीं है क्या, समताप मंडल में हम पाइप लगा दे और वहां से सारी क्लोरीन खींच दे, नहीं, ना तो वर्षा से, न वर्षा से, न किसी अन्य सफाई के तरीके से, सफाई के तरीके से इसे हटाया नहीं जा सकता, हटाया नहीं जा सकता, ये बात ध्यान रखना बच्चा। एक बार पहुंच गई, हाँ, या तो उसका नेचुरल रिजर्वायर मिल जाए इसको, वहां पे नेचुरली अपने आप ही जाके स्टोर हो जाएगी, ओके, अदरवाइज ये जाएगी और जो इसको काम करना है ये वो करके रहेगी। बोलो बताइए, यहां किसी को कोई तकलीफ? तो ये सारी जो समस्याएं थी, ये सारी समस्याएं पता कैसे चली, अब आते हैं असली मुद्दे पे।
अच्छा एक चीज और बता देता हूं, हाँ पहले इसका टेंशन वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं, टेंशन वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं। टेंशन वाला पार्ट ये है कि ध्रुवीय क्षेत्रों पर ही ओजोन क्षरण, ओजोन परत क्षरण अधिक क्यों? असली मुद्दा तो ये है ना कि ये ध्रुवीय क्षेत्रों पर ही ये सारा खेल क्यों हो रहा है बच्चा। तो उसका एक रीजन है बच्चा, ध्रुवीय क्षेत्रों में अत्यंत निम्न तापमान पाया जाता है, मिलता है, जिस कारण रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया संपन्न होती है तथा ओजोन का क्षरण होने लगता है। मतलब ये जो होल वाला प्रॉब्लम है, मतलब पोलर रीजन पे ही होल ज्यादा क्यों हुआ? भाई यूवी रेडिएशन तो इक्वेटर के ऊपर भी काम कर रही थी, लेकिन इक्वेटर के ऊपर हमें होल देखने को नहीं मिला, पोलर रीजन में होल देखने को मिला। तो पोलर रीजन में होल होने का कारण है, पोलर रीजन में कुछ और भी हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा ऐसे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जो वहां पे ओजोन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, आ जाओ पोलर रीजन में क्या हो रहा है। पोलर रीजन में कहते हैं बच्चा कुछ विशेष क्रियाएं हो रही है। पहले तो समझो, जो समताप मंडल है ना, समताप मंडल बच्चा, उस समताप मंडल में 3 प्रकार के बादल पाए जाते हैं, 3 प्रकार के बादल होते हैं, 3 प्रकार के बादल है समताप मंडल के अंदर। आपने नेक्रियस क्लाउड के बारे में सुना होगा, मदर ऑफ द पर्ल क्लाउड के बारे में सुना होगा। ठीक है, ठीक है। तो नेक्रियस क्लाउड है पहला, तो पहला क्या है, नेक्रियस क्लाउड, जिसको आप मदर ऑफ पर्ल क्लाउड भी बोलते हो, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। ठीक है, एक और बादल है आपका वहां पे, है ना, नाइट्रिक अम्ल से युक्त बादल। ठीक है, और जो तीसरा बादल है वो नेक्रियस क्लाउड के जैसा ही है, नेक्रियस क्लाउड जैसा ही है, लेकिन उसके जितना चमकीला नहीं है। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, समताप मंडल के अंदर कुछ बादल मिलते हैं जिनको आप बोलते हो मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, नेक्रियस क्लाउड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो नेक्रियस क्लाउड जैसा ही क्लाउड है, लेकिन नेक्रियस क्लाउड जितना चमकीला नहीं। एक और क्लाउड है नाइट्रिक अम्ल से युक्त बादल, नाइट्रिक अम्ल से युक्त बादल। तो पोलर रीजन में क्या होता है बच्चा, समताप मंडल के ऊपर ध्रुवीय समताप मंडल बादल, पोलर स्ट्रेटोस्फियरिक क्लाउड्स, जिनको आप बोलते हो पीएससी, मिलते हैं तथा अत्यधिक निम्न तापमान पर यहां रासायनिक अभिक्रिया होती है, वह क्लोरीन अपने भंडार ग्रह से मुक्त हो जाता है। ये लो, आई बात समझ में? देखो हमने क्या बोला, क्लोरीन का नेचुरल स्टोरेज है, ऊपर वाले ने व्यवस्था कर रखी है, ऊपर वाले ने व्यवस्था कर रखी है कि उसको अगर क्लोरीन है उसको नेचुरली हम, है ना, क्लोरीन नाइट्रेट में HCl में जाके वो स्टोर हो सकता है। ठीक है, कहते हैं लेकिन समताप मंडल, जो पोलर रीजन के ऊपर का समताप मंडल है, अगर वहां ये वाला क्लाउड मिल गया, कौन से वाला, वो वाला क्लाउड जिसके अंदर नाइट्रिक अम्ल है, उस वाले क्लाउड की वजह से और लो टेम्परेचर की वजह से ये क्या होता है, ये वापस से किससे रिएक्ट करने लगते हैं, लो टेम्परेचर से, और किससे, नाइट्रिक अम्ल से। और इसके होने से वो बड़ी मुश्किल से जिस क्लोरीन को हमने बांधा था वापस से केमिकल रिएक्शन करती है और वो क्लोरीन फिर से आजाद हो जाती है। ठीक है, ये देख लो क्या है, हमने इसको स्टोर कर दिया था बच्चा, क्लोरीन नाइट्रेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाले इसमें क्या था, स्टोर था। कब था, अगर पोलर रीजन के ऊपर ऐसे बादल नहीं बने थे। लेकिन अगर पोलर रीजन के ऊपर ऐसे बादल बन गए, अगर पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बन गए, तो ये जो ClONO2 और HCl था, और उन बादलों में नाइट्रिक अम्ल था, ठंडे बादल है, माइनस का टेम्परेचर 70 डिग्री 50 डिग्री के आसपास, और उसके ऊपर जैसे ही सनलाइट आके गिरती है, जैसे ही सनलाइट आकर गिरती है, वापस से इसमें से क्लोरीन आजाद हो जाती है। ये क्लोरीन ये, या ये क्लोरीन ये क्लोरीन हो गई बच्चा क्या, आजाद। और ये क्लोरीन फर्दर Cl में टूट गई, और ये Cl वापस से उस खेल को खेलना शुरू कर दिया जो पहले से खेलती थी, क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के एटम को रिलीज करेगी, और फिर से बार 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 ओजोन को तोड़ना शुरू कर देगी। तो अगर ध्रुवीय क्षेत्रों में ये बादल बन जाए, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, और वो वाले जिसके अंदर क्या है, नाइट्रिक अम्ल है HNO3, तो वापस से जो यहाँ आके स्टोर हो गई थी, ये वापस से आजाद होना शुरू हो जाती है और फिर से ओजोन को तोड़ना शुरू कर देती है। तो ये एक बार यूपीएससी ने शायद 2015 और 16 में क्वेश्चन पूछा था कि ओजोन परत क्षरण का ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों से कोई लेना देना है या नहीं है। यस है। कैसे, और ये ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल काम कैसे कर रहे हैं, वो काम करने का पूरा तरीका मैंने बता दिया। अब बताओ किसी को कोई तकलीफ हो या नहीं है। अब वो बहुत सारे बच्चे जो चैट बॉक्स में चटर मटर कर रहे हैं, ठीक है, क्यों लिया था एडमिशन,
क्यों लिया था? अगर 2 घंटे पढ़ भी नहीं सकते, अगर 2 घंटे भी तसल्ली से नहीं पढ़ सकते, तो मुझे लगता है ये समय बहुत कीमती चीज है भाई। एक बार हाथ से जवानी चली गई ना, नहीं आएगी। और इतनी तो नैतिक जिम्मेदारी निभाओ। अरे यार, तुम्हें नहीं पढ़ना, बाकी हजारों बच्चे इस क्लास में पढ़ रहे हैं, इतनी भी नैतिकता नहीं है आपके अंदर? क्या खाया, क्या पिया, क्या नौकरी, क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो यार, क्या चल रहा है यार? थोड़ा तो शेम। मतलब इतने अनैतिक भी कैसे हो सकते हो? चलो वो अलग बात है, आपको नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना तो आपके साथ हजारों बच्चे बच्चा और इस क्लास में बैठे हैं, जिनके घर वालों ने पता नहीं कैसे उनके लिए पैसे अरेंज किए होंगे, और जिनको बड़ी मुश्किल से 1 साल का 2 साल का समय मिला होगा। और आपको यही खेलना तो सोशल मीडिया अकाउंट पे जाके, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, और वो टिकटॉक या पता नहीं क्या क्या होगा, टिंडर पे जाके अपना अकाउंट बनाओ, फेसबुक पे जाके अकाउंट बनाओ और वहां करो ये चैट। क्या मतलब है यहाँ चैट करने का? मतलब इधर चैट का सेंस समझ में नहीं आ रहा। पढ़ाई वाली तो कोई भी नहीं हो रही, इतनी देर से देख रहा हूं मैं, पढ़ाई वाली तो आप कोई भी चैट नहीं कर रही, मेरे को बोलना पड़ता है। मैं चुप नहीं रह सकता ऐसी चीजों में। मैं मेहनत कर रहा हूँ, हजारों बच्चे वो भी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे यहाँ कुछ और ही चल रहा है। तो फ्री में यार फेसबुक का अकाउंट बन रहा था ना, इंस्टाग्राम का भी बन रहा था, बनाते उधर। हाँ, वो स्नैपचैट भी है। अजीब सी हरकत है। फिर बोलोगे रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट कैसे आएगा? पढ़े कितने हो आप और कितनी ईमानदारी से पढ़े हो, ये भी बता दो। ठीक है भाई, मैं बोलता हूँ, मैं जितना अच्छा पढ़ाता हूँ और मैं जितना अच्छे से आपको गाइड करता हूँ, मैं गलत चीजों का विरोध करना है मेरे खून में, मैं बोलता हूँ। अब तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हें बुरा लगे, बोलने की मेरी आदत है। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी चैट बॉक्स का आपके डाउट्स के लिए दिया गया था, आपके दर्द दिल के हालात बयान करने के लिए नहीं बनाया गया था ये। पिछले 40 मिनट से देख रहा हूं, क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन सी नौकरी कर रहे हो, कितना सैलरी मिलता है, क्या मिलता है। इतना तो यार गूगल करके खुद पता कर लोगे, इतने पढ़े लिखे लोग हो आप। और इतने अनैतिक हो कैसे सकते हो, मुझे समझ में नहीं आता। अरे अपने समय की कीमत नहीं पता, वो बाकी बच्चा बच्चा उसके घर वाले ने पता नहीं कैसे पैसे लाके दिए होंगे। कल एक बच्चा मुझे बता रहा था कि सर घर में 4 बकरी है, और ऑप्शनल कोर्स के लिए एक बकरी बेचा है, अभी जीएस के लिए दूसरी बेचने वाला हूं। आप देखो, कोई अपनी जमीन है और कोई अपना कितना सारा नहीं है उसके पास रिसोर्स, वो कहीं से मैनेज कर रहा है ताकि इस क्लास में आके कुछ सीख के जाए, इस प्लेटफॉर्म पे आया है तो यहां से कुछ लर्न करके जाए। वो देखेगा यार ये क्या कर रहे हैं। चलो अब बताओ, हाँ हो गया, क्या समस्या है इसमें, आगे कहानी फिर शुरू करते हैं। बोलिए, यहाँ पे कोई डाउट आप लोगों को, फिर आगे चलते हैं बच्चा, यहाँ से जल्दी से बताओ। यूवी किरण बच्चा, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सुनो बच्चा, यूवी रेडिएशन, यूवी विकिरण न केवल जीवों को दुष्प्रभावित करता है, ये मटेरियल्स को भी दुष्प्रभावित कर सकता है। मटेरियल समझ गए ना, जो ताजमहल है ना बड़ा खूबसूरत, उसके मार्बल को भी खराब कर सकता है। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई, ज्यादा यूवी रेडिएशन आएगा, आपके बिल्डिंग मटेरियल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। तभी तो बहुत सारे जो पेंट वाले, पेंट की कंपनी होती है ना, अपना जो ऐड आता है उस ऐड में क्या देती है, यूवी प्रोटेक्शन है। यूवी प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं कि आपको यूवी से बचा लेगा वो पेंट, आपकी बिल्डिंग को बचा रहा है, आपके ऊपर थोड़ी ना हुआ है पेंट, यूवी प्रोटेक्शन है। अच्छा, यूवी रेडिएशन मेरे घर पे नहीं आएगी, घर पे आएगी आपकी दीवार को, है ना, आपकी कंस्ट्रक्शन के मटेरियल को खराब नहीं करेगी वो। बोलिए, आई कहानी समझ में? तो ये वाला बना लेंगे अपन, ये मैंने लिखवा दिया है बच्चा, लिखवा तो दिया है। अगर आपको ये केमिकल रिएक्शन लिखनी है तो यहाँ पे लिख लेना, है ना, मैंने यहाँ पे समझा दी आपको, समझा दी, वहां से अगर आपको लिखना होगा यहाँ पे लिख लेना। अब मुद्दा ये आता है यार, ये समस्या सर ये चल कब से रहा था? ठीक है, ये चल कब से रहा था, मतलब ये जो समस्या थी हमें कब पता चली? ठीक है, कब पता चली? तो ये कहते हैं 1975 में, 1975 में, वर्ष 1975 में नासा की एक, अमेरिका की है ना एजेंसी है, नासा की एक रिपोर्ट में ओजोन परत क्षरण के विषय में बताया गया। आ गई? अब एक चीज बताओ, ओजोन परत का क्षरण हो गया, नासा की रिपोर्ट आ गई, और उसकी बताया गया कि इससे क्या क्या दुष्प्रभाव, मतलब काफी सेंसिटिव मुद्दा था, मतलब क्लाइमेट चेंज से ज्यादा डेंजरस ये था बच्चा। जैसे आप देखो, क्लाइमेट चेंज पे 1972 से लेकर आज 2025 तक भी हमारी कोई ऐसी सहमति नहीं बनी कि इस चीज को इमीडिएटली कंट्रोल करना है। ओजोन लेयर डिप्लेशन पे जब वो रिपोर्ट आई, वो इतनी सेंसिटिव रिपोर्ट थी, उसने बोला जीवों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, और इंसान, है ना, प्रकृति ये भेदभाव नहीं करेगी कि अमेरिका वाला है, जर्मनी वाला है, इंडिया वाला है, अफ्रीका वाला है, इमीडिएटली आपके इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करना ये शुरू कर देगी। आनंद फानन में 1985, है ना, 1985 में वियना कन्वेंशन आई, वियना कन्वेंशन, समझ लेना बच्चा इस चीज को भी। वियना कन्वेंशन किस चीज पे थी? वियना कन्वेंशन ने बोला आप उन पदार्थों को आइडेंटिफाई करके बताओ जिसकी वजह से ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। तो किसके लिए आई थी बच्चा? ये आई थी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस, ओजोन क्षयकारी पदार्थों को पता करना, कि भाई पता करो प्रॉब्लम किस किस से है। ठीक है,
तो आइडेंटिफाई करके बताया गया। फिर इसी के बाद आइडेंटिफाई कर लिया हमने कि भैया क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन से, और उसके बाद बाकी सारे हेलोन्स है, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ये वाले है ना, बाकी सारे हेलोन्स है, ये वो ओडीएस है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को मैं क्या बोलता हूं? ओडीएस। तो याद रखना, वियना कन्वेंशन में आइडेंटिफाई किया गया था, आइडेंटिफाई किया था। अब जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया 1987, अब आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसके बारे में मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बोला गया कि भैया इसको फेज आउट करना है। किनको? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को पहचान कर चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, समाप्त करना। आगे बात समझ में? दोनों में फर्क है बच्चा, वियना में और मॉन्ट्रियल में फर्क है, इस चीज को ध्यान रखना। ऑल दो वियना और मॉन्ट्रियल दोनों ही ओजोन से जुड़ी हुई है, लेकिन वियना के अंदर हमने वो कौन से पदार्थ है जिनसे नुकसान हो रहा है उनको पहचाना, और मॉन्ट्रियल में हमने क्या किया? अब उनको हटाना शुरू करो। हम मानव इस्तेमाल में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल कर रहे हैं ह्यूमन यूज में, उसको हटाओ, या बाकी जितने हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन से बाकी को, अब उनको धीरे धीरे तरीके से चरणबद्ध तरीके से समाप्त करेंगे उनका प्रोडक्शन। बताइए, तो इसमें विकसित देशों को, है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किसको टारगेट किया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको हटाओ भाई। और बोला कि विकसित देश तो साल 2000 तक, ठीक है, और विकासशील देश 2010 तक किसको? सीएफसी को हटा देंगे, इसका कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, इसको बंद करो, इसको क्या करो? बंद करो, इसका प्रोडक्शन समाप्त कर दो, है ना, सीएफसी का उत्पादन समाप्त करो, प्रोडक्शन समाप्त कीजिए, ठीक है। अब ये लागू कब से हुई थी? ये हुई थी 1989 से लागू हुई थी। आई कब थी? आई कब थी? 1987 में। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल आया कब था? 1997 में। लागू कब हुआ? 2005। याद है ना? तो ये इस अंतर को समझते रहना। बच्चा सोचता है सर कहीं हमने 1985 लिखा देखा, कहीं 1987 लिखा देखा, कहीं 1989 लिखा देखा। तो भैया 85 में वो वियना में आइडेंटिफाई किया, 87 में प्रोटोकॉल लेके आए, और 89 में वो प्रोटोकॉल लागू हुआ। मतलब वहां से टारगेट देना शुरू कर दिया हमने। बोलो फिर। तो ये सीएफसी गया, पहले तो सीएफसी को पकड़ के हमने बोला टारगेट दे दिए, और ये सीएफसी का इस्तेमाल बंद हो चुका है। अब कोई सीएफसी का प्रोडक्शन नहीं करता, समझो बच्चा। दुनिया में कहीं भी सीएफसी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ एक जगह मेडिकल सेक्टर को परमिशन दिया गया है। बहुत सारे जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है या मेडिकल सेक्टर में अगर कहीं हमें रिक्वायर्ड है इंसान की जान बचाने के लिए, केवल वही परमिशन है, बाकी सब जगह बैंड हो गया। ये कूलेंट होते हैं बच्चा, कूलेंट समझ गए? मतलब प्रशीतक के रूप में काम करते हैं। रेफ्रिजरेटर्स में इस्तेमाल करना, एसीज के अंदर इस्तेमाल करना, या अग्नि बुझाने वाले जो आपके उपकरण हैं उनमें इनका इस्तेमाल होता था। अब बोला इसको बंद करो, ये पूर्णतः मानव निर्मित, मतलब ये जितना जो समस्या है ये मैक्सिमम मानव निर्मित है। ठीक है, साइड हो जाओ, हो गया, साइड हो गया। जल्दी से लिखो, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूं, आगे लिखवाता हूं। साइड हो गया बच्चा, जल्दी जल्दी लिखा करो, मेरे साथ साथ समझते रहो और लिखते रहो। ओजोन चर्चा में रहता है बच्चा, हमेशा ही रहता है। फिर आया 1999 पे आते बच्चा, 1999 फिर आया बीजिंग सप्लीमेंट, बीजिंग सप्लीमेंट। अच्छा, मैं जब ये सप्लीमेंट बोल रहा हूं तो आप याद रखना ये सप्लीमेंट क्या है। यूएनसीबीडी याद है आपको? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। 3 उद्देश्य थे, और उन 3 उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमने 2 अलग से अनुपूरक समझौते और किए थे। एक कार्टोजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी था, और एक नगोया प्रोटोकॉल था एक्सेस, बेनिफिट और शेयरिंग के लिए। समझ गए? तो अब क्या है बेसिक? तो क्या बन गया? बेसिक बन गया है मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेसिक बन गया। अब जो जो भी समय समय पे हमें संशोधन करने होंगे या कुछ और ऐड करने होंगे वो मॉन्ट्रियल में होते रहेंगे, ठीक है। तो 1999 के अंदर एक बीजिंग सप्लीमेंट आया कि मॉन्ट्रियल में कुछ और भी करो। किसके लिए आया ये बीजिंग सप्लीमेंट? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बीजिंग सप्लीमेंट आया। इसने बोला भैया सुन लो, आपने क्लोरोफ्लोरोकार्बन की तो बात कर ली, एक और समस्या है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी घातक है, इसको भी रोको। इसको रोकने के लिए उन्होंने क्या बोला? विकसित देशों को डेडलाइन दी, इसको भी भैया धीरे धीरे तरीके से चरणबद्ध तरीके से समाप्त करो। और विकासशील देश, विकसित देशों को बोला आप ये काम साल 2013 तक करोगे, और विकासशील देशों को बोला आप इस काम को 2030 तक करोगे। हाँ, टारगेट पूरे हो रहे बच्चा, टारगेट पूरे। मॉन्ट्रियल को लेकर किसी भी टारगेट में अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी। सीएफसी का टारगेट पूरा हुआ, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का टारगेट पूरा हो रहे हैं। इनको पता है ये दुनिया बड़ी मतलब ही है, इनको पता है ओजोन वाला तो इमीडिएटली असर करेगा। क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट आती है 21वीं शताब्दी के अंत तक गड़बड़ होगा, 150 साल बाद ही होगा। तो इंसान उतनी टेंशन नहीं ले रहा। ओजोन क्या करिए, मैं कौन सा इंतजार कर रही हूँ 2050 तक? 2050 तक तो मैं सबको खत्म कर दूंगी, ठीक है। तो इमीडिएटली बोला भाई नहीं, इस काम करते। दूसरा एक और चीज बताऊं, दूसरा फैक्टर ये क्लाइमेट चेंज आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा आ गया। आज क्लाइमेट चेंज से फाइट करना है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। ओजोन लेयर डिप्लेशन को लेके जो ये पदार्थ है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इनका कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था का इतना नुकसान हो जाएगा। ठीक है, कुछ सेक्टर्स है वहां हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी है। तो एक फर्क ये भी है, दोनों के फर्क समझ गए? एक तो इमीडिएट इंपैक्ट आएगा ओजोन लेयर डिप्लेशन का, दूसरा इकोनॉमी पे कोई मेजर इंपैक्ट नहीं है। वहीं क्लाइमेट चेंज लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आएगा और इकोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है।
निकेत राज तोमर कह रहे सर यूवी रेडिएशन और यूवीसी एक ही है ना बच्चा? यूवी रेडिएशन है ना वो 3 प्रकार का है, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी, सबका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग है। ठीक है, मैं उतना साइंस में जान नहीं रहा, बहुत सारे बच्चे असहज हो जाते हैं, बच्चों को तकलीफ होने लगता है फिर। यूवीए और यूवीबी का फ्रीक्वेंसी कम है, आवृत्ति कम है, तरंग दैर्ध्य ज्यादा है। वहीं यूवीसी का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तरंग दैर्ध्य कम है। आप बोलोगे सर ये तरंग दैर्ध्य और ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो भाई ये फिर साइंस में पढ़ना था, इसलिए मैं सिंपल बोल रहा हूँ। यूवी रेडिएशन 3 प्रकार का होता है, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी। यूवीए, यूवीबी, यूवीसी। यूवीसी ज्यादा डेंजरस है ओजोन लेयर के हिसाब से। ठीक है सर, यूवीए और यूवीबी का उतना, यूवीए का तो कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, बाकी जो यूवीबी का माइल्ड है, यूवीसी ज्यादा डेंजरस है। हाँ, सीएफसी का अल्टरनेटिव क्या लेके आ गए थे? सीएफसी को हटाया तो हम इसको लेके आ गए थे। ठीक है, अब ये बोला भैया इससे भी नुकसान है, इसको भी हटाओ। ठीक है, उसके बाद आया साल 2015 में दुबई पाथवे। दुबई पाथवे ये भी किसमें था बच्चा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही आया है ये भी फर्दर। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हमने क्या किया बच्चा? दुबई जो पाथवे, पाथवे का मतलब क्या? आगे का रास्ता क्या होगा, आगे की रणनीति, आगे की रणनीति। ठीक है, आपने टारगेट दे दिया था कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को हटा दो, विकसित देशों को 2013 तक हटाना है, विकासशील देशों को 2030 तक। हमने क्या किया? हमने बोला ठीक है इसको रिप्लेस कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया, ये हो गई बच्चा रिप्लेस। इसकी जगह लेके आ गए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFC आ गया। ठीक है भाई, हमें तो ऑल्टरनेटिव तो चाहिए ना। हमने सीएफसी को रिप्लेस किया, HCFC आ गया। इनके फिर फर्दर बहुत और रूप है ना, बहुत सारे केमिकल नेम है। जैसे मैंने आपको सीएफसी की भी बहुत कैटेगरी है, CFC 11, CFC 10, CFC 9, फिर ये HFCs के भी बहुत सारे रूप है, लेकिन मोटा मोटा हम ये याद रखेंगे, ये HCFC। फिर इस HCFC को हटा के हमने बोला भैया इसको तो खत्म करना है, ये भी काफी डेंजरस है। हम इसकी जगह लेके आए किसको? हाइड्रोक्लोरोकार्बन को। ठीक है, बोले ठीक है बढ़िया है, अच्छा काम है, कोई दिक्कत नहीं, इससे आपकी ओजोन को कोई तकलीफ नहीं है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन याद करो जरा, क्योटो प्रोटोकॉल याद है क्या आपको? क्योटो प्रोटोकॉल, 7 ग्रीन हाउस गैस कौन सी है उसके अंदर? 7 ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है? 7 ग्रीन हाउस गैसेस बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद क्या थी बच्चा? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पर फ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राई फ्लोराइड। ये रही बच्चा। क्या ये और ये एक है? ये और ये एक है? बताओ, क्या ये और ये एक है? आप बोलोगे हाँ। तो आपने क्या किया? आपने इसको तो क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। आपने OLD का प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिया। तो OLD का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, लेकिन ग्रीन हाउस गैस, ये क्वेश्चन मार्क। और अगर आपको याद हो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, हाँ बताओ मुझे क्या क्या तकलीफ है यहां पे? इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल आपको पता है, कार्बन की तुलना में कई हजार गुना ज्यादा है। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कई हजार गुना ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पैदा करती है। समझे? आसमान से टपके और खजूर पे अटके। OLD का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम आ गया। अब दुबई वाले पाथवे में बैठे भैया सुन लो, कह रहे इससे OLD का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, ग्रीन हाउस गैस आ गई, कह रहे अब इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, इसको तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। समझ गया ना? कहते नहीं, एक परेशानी से फ्री हुए, दूसरी गले में आके अटक गई। अब फिर बोले इन्होंने कि एक काम करो भैया इसको हटाते हैं, HFC को रिप्लेस करेंगे। साल 2016 किगाली, है ना, एग्रीमेंट आया। किगाली है अफ्रीका के देश, अंदर एक देश है बच्चा रवांडा, अफ्रीका में, वहां पे ये हुआ किगाली एग्रीमेंट। तो किगाली एग्रीमेंट भी बेसिकली क्या है बच्चा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर एक संशोधन है एक तरीके से। और इस किगाली एग्रीमेंट में बोला, किगाली एग्रीमेंट में बोला कि अब हमें किसको हटाना पड़ेगा बच्चा? अब हमें हटाना पड़ेगा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को। ठीक है, हाइड्रोक्लोरोकार्बन को हटाएंगे बच्चा। और ये 1 जनवरी, लंबा प्रोसीजर था इसका भी, और ये 1 जनवरी 2019 से लागू लागू हो चुका है। और भारत सहमति दे चुका है कि हाँ हम इसको करेंगे। लेटेस्ट है हमारा किगाली। ठीक है, अब किगाली में हम क्या बात करें? अब हम कैसे हटाएंगे? दुनिया के विकसित देश, विकासशील देश एक मंच पे आए, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके क्या क्या हमारे पास विकल्प उपस्थित है, और क्या सभी देशों को वही एक जैसा टारगेट दिया जाएगा? क्या सबके लिए एक जैसा हम बेस ईयर बनाएंगे, और क्या सबके लिए हम एक जितने टारगेट सेट करेंगे? तो इस पे बात कर रहा है किगाली, काफी थोड़ा सा टेक्निकल है ये। हाँ, अब बताओ यहां तक किसी को कोई तकलीफ हो तो बताओ, फिर बाकी का आधे घंटे का डिस्कशन थोड़ा सा टेक्निकल है बच्चा, आधे घंटे का डिस्कशन थोड़ा सा टेक्निकल है। फिर मैं शुरू करता हूं। ठीक है, ऑल क्लियर। तो किगाली क्या करता है? ये सब लिख रखा है बच्चा, पूरा आपको PDF मिलेगा। यूवीए तो पूरा आ जाता है, यूवीबी को ओजोन लेयर थोड़ा सा रोकती है, और यूवीसी को पूरा रोक लेती है। पूरा डायग्राम है, आप आराम से बाद में पढ़ लेना इन नोट्स को। जो मैं समझा रहा हूं उसी का वहां पे वो थोड़ा डिटेल है। अब किगाली में क्या हुआ? किगाली में क्या हुआ? किगाली के अंदर देशों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, 1, 2, 3, और अलग अलग हमने इनको टारगेट ईयर दिया।
किसी को हमने बोला कि आपको 2036 तक कुछ टारगेट्स अचीव करने हैं, किसी को 2045 तक टारगेट अचीव करने हैं, किसी को 2047 तक। इसके अंदर वही यूएसए, जापान, ओके, और यूरोपियन नेशन है बच्चा, यूरोपियन कंट्रीज है। 3 ग्रुप में बांट दिया बच्चा देशों को। इसके अंदर वही चाइना, चाइना है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, ये देश डाल दिए आदि आदि। और इसमें आगे वही इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक आदि। ठीक है, 2047 कुछ देशों को टारगेट दिए कि आपको ये काम 2047 तक करना है, कुछ को टारगेट दिए क्या 2036, कुछ को 2045। क्या क्या हटाना है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को हमें इसको आगे इसका प्रोडक्शन नहीं करना। सर आपकी बनाई गई पीडीएफ में उल्टा सीधा रहता है सब। एक तो ना बिना पढ़े ना कुछ बोला मत करो। चलो भाई इसका भ्रम दूर करते हैं, इस बच्चे का भ्रम दूर करते हैं। आ जाओ पहले दिखाता हूँ। ओजोन लेयर गुड ओजोन बैड ओजोन, मतलब कुछ भी बोलना है, कुछ भी बोलना है, बस बोलने के लिए बोलना है। ठीक है, ओजोन क्या है? प्राकृतिक गैस है, 3 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, रासायनिक चिन्ह है O3। ठीक है, वायुमंडल में जो क्षोभमंडल में पाई जाती है उसको बैड बोलते हैं, समताप मंडल वाली को गुड बोलते हैं। आना गुड और बैड, ये मैं आपको डायग्राम दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद 3 तरह का होता है, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी। इसके बारे में बता दिया मैंने। जिसको साइंस आता है पढ़ लेना, नहीं आता तो मत पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं। ये कैसे रेडिएशन काम करता है, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी, इसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दिखा दी मैंने। कुछ साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होंगे, साइंस के थ्रू समझना चाहेंगे। मैं पहले इस बच्चे का भ्रम दूर कर रहा हूँ, बस बोलने के लिए मुंह में जो आया बोल दिया है ना। समताप मंडल वाली को गुड बोले, यहां मैंने बता दिया यूवी रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग और आयोनाइजिंग इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, क्या नुकसान करती है ये सब हमने बता दिया। यहाँ पे क्यों अपने को करना है, म्यूटेशन कर देती है, ये सब दिखाया मैंने आप लोगों को। ठीक है, आ जाओ। अब आप सोचोगे सर जी आप बोले धूप में मत निकला करो, तो धूप में निकले या ना निकले उसके फिर मैंने ऐसे फन फैक्ट दे दिया मैंने। फन फैक्ट, धूप में निकले या ना निकले, धूप में निकलना जरूरी है लेकिन विद प्रोटेक्शन निकलेगी, बस यही बोला मैंने यहाँ पे। ओजोन का क्षरण क्या होता है, ओजोन क्षरण के बारे में हमने बता दिया। ठीक है, ओजोन के क्षरण की दर ओजोन के निर्माण की दर से अलग है, और इसी को हमने ओजोन परत के अंदर छिद्र होना बोला। एक डायग्राम दिखा दिया कि 2019 में ये कहानी थी, 2020 में छेद इतना हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिखा रखा है ये। ओजोन को कैसे मापते हैं, 3 हमारे पास यूनिट है। अगर पूछ ले फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, डॉप्सन स्पेक्ट्रो फोटोमीटर है, टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर है, फिल्टर ओजोन मीटर है। ये 3 तरीके से ओजोन का मापन होता है एटमॉस्फेयर में। ओजोन का क्षरण किससे होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, इनकी प्रॉपर्टी बता दी, कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं ये बता दिया। ठीक है, इन सारे डिवाइसेस में आप इनको इस्तेमाल कर रहे हो। रुक जाओ, अभी रुक जाओ। अब मुद्दा आया कि इसके क्या सिर्फ नेचुरल सोर्स है या मैनमेड सोर्स है। नेचुरल सोर्स हमें, बाकी सारे के सारे सोर्स मैनमेड है। चले आगे चलते हैं। सीएफसी का अत्यधिक उपयोग क्यों किया जाता है, हमने सीएफसी को क्यों यूज किया, ये सीएफसी की विशेषताएं थी इसलिए हम इसको यूज कर रहे थे, है ना। अब इसको क्या हटा सकते हैं, मैंने बताया वर्षा के जल से या बाकी सारी प्रक्रियाओं से नहीं हट सकता, 40 से 150 साल तक रहती है। ओके, फिर ये पूरा केमिकल रिएक्शन समझा दिया था मैंने आपको, सब समझाया मैंने, सब समझाया आपको। ठीक है, कैसे ये रिएक्शन काम कर रहा है। फिर नाइट्रोजन के मैंने बोला था, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी, सल्फ्यूरिक अम्ल भी रोल प्ले करते हैं। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैसे रोल प्ले कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, सब बता दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल ये रहा। इसके ऊपर समय समय पर बहुत सारी रिपोर्ट आती रहती है, देख लेना। अब ये ठीक है, फिर वो ध्रुवीय संताप मंडलीय बादल 3 प्रकार के होते हैं, एक प्रकार बादल का, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार। नाइट्रिक अम्ल वाला मैंने आपको ज्यादा डेंजरस बताया था। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होती है, वो रिलीज हो जाता है। फिर अंटार्कटिका में और आर्कटिक क्षेत्र में ज्यादा नुकसान होता है, तो उसके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया। ठीक है, फिर ओजोन के इंपैक्ट क्या थे सारे मैं डिस्कस कर ही चुका। आ जाओ, फिर वियना कन्वेंशन की बात कर रहा हूं मैं आपसे, मॉन्ट्रियल की बात कर रहा हूं। ठीक है, करता 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 मैं आप पे किगाली पे आ गया, किगाली पे आ गया। कौन बोल रहा है, नहीं क्या क्या उल्टा सीधा रहता है, कुछ भी बोलना है बस। कौन देखे बिना कुछ समझे। किसी कोई लाइफ में आके ये बोल देना कि नवीन सर के लिए मैंने कंटेंट बनाया है, बता देना सारा मेरा खुद का बनाया हुआ कंटेंट है। इतना बेस्ट कंटेंट, मार्केट के इतने पब्लिशर मुझे बोल रहे सर अपनी एनवायरमेंट की बुक निकाल दो, मैं दे नहीं रहा मेरे कंटेंट को। मैंने कहा बच्चे पढ़ लेने दो यार, अच्छा कंटेंट है, काम आएगा, सिलेक्ट हो जाएंगे, याद करेंगे, नहीं भी याद करेंगे तो जीवन तो सुधर जाएगा ही इनका। बोलना है बस। चलिए, तो किगाली के अंदर हमने 3 ग्रुप में बांट दिया, सब सिस्टमैटिक है। यूएनएफसीसी का भी सेम ही दिया बच्चा, वो डिटेल्ड कंटेंट है। और एक आएगा बच्चा फ्रीजिंग ईयर, 2 शब्द आएगा, मतलब किगाली के अंदर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को समाप्त करना है, धीरे धीरे कम करना है। तो उसके लिए इन्होंने बोला हमें 2 चीजों का रिक्वायरमेंट रहेगी, एक रहेगा बेसलाइन ईयर, वैसे तो मैं आपको पहले भी बता चुका। यहां पे एक और शब्द आया फ्रीजिंग ईयर, फ्रीजिंग ईयर 2 शब्द का इस्तेमाल किया। भाई बेसलाइन ईयर, कोई ये तो पूछेगा भाई हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन कम करना है, तो कम करने किस, मतलब कोई तो आधार बनाएगा ना, वहां से इतना कम करना है। तो यानी कि उत्पादन और खपत, वह वर्ष जिसके उत्पादन व खपत को हमने आधार बना लिया, समझ गए। जैसे हमने क्या कहा, भारत के लिए अगर हमने बोल दिया कि इंडिया के लिए हम साल 2024 से 2026 इसको आधार बना लेंगे फॉर इंडिया, कि साल 2024 से 26 के बीच में भारत जितना हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन और खपत कर रहा होगा, इसको तो बना लेंगे हम आधार वर्ष। ठीक है, फिर फ्रीजिंग ईयर क्या कहता है, फ्रीजिंग ईयर का मतलब, फ्रीज का मतलब क्या होता है, फ्रीज का मतलब, अरे बर्फ पानी नहीं खेला बचपन में, बर्फ बोलते थे तो बिल्कुल ऐसे रुक जाते थे, और पानी बोलते थे तो दौड़ पड़ते थे, बर्फ पानी
यही तो बोलते थे, इंग्लिश में कुछ और बोलना शुरू कर दिया होगा। तो बर्फ का मतलब क्या था, फ्रीज कर दो, अब रुक जाओ। फ्रीजिंग ईयर का मतलब क्या है, अब आगे उत्पादन नहीं तथा बेस ईयर से धीरे धीरे उत्पादन में कमी, मतलब अब आगे आप और नहीं बढ़ा सकते। भाई बेस लाइन ईयर का मतलब तो यहां आके आप रुक गए, ठीक है। अब आपको फ्रीजिंग ईयर क्या है, कह रहे फ्रीजिंग हो गया, अब रुक जाओ, अब यहां से आपको धीरे 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 कम करते चलना है, आगे उत्पादन नहीं, और बेस ईयर से धीरे धीरे उत्पादन को कम करना, कम करना, दिस इज फ्रीजिंग ईयर। तो ये जो तीनों कैटेगरी के देश है जिनको 2036 टारगेट दिया गया, 45 दिया गया, 47 दिया गया, सबके अपने अपने, इसका बेसलाइन और फ्रीजिंग ईयर अलग है, इसका बेसलाइन और फ्रीजिंग ईयर अलग है, और इसका बेसलाइन और फ्रीजिंग ईयर अलग है। भारत इस कैटेगरी में है, भारत इस कैटेगरी में है। हमारा बेसलाइन ईयर, अगर इंडिया की बात करूं, इंडिया की बात करूं मैं, इंडिया की बात करता हूं बच्चा, इंडिया का बेसलाइन ईयर बनाया है, बेसलाइन ईयर है 2024 से 26, और इंडिया का फ्रीजिंग ईयर है 2028, और इंडिया का जो टारगेट ईयर है कब तक आपको अचीव करना है, 2047। ऐसे है बच्चा, इंडिया इस वाले ग्रुप के अंदर है। और एक और चीज याद रखना, हमने एक लिमिट तय की है। लिमिट क्या तय की, क्या हम 100% हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को बंद कर देंगे, नहीं, हमने मैक्सिमम मैक्सिमम 85% की लिमिट तय की है, मैक्सिमम 85%। कुछ देशों को 80% का टारगेट है, किसी को 75 और किसी को 85, मैक्सिमम हमें 85% तक ही कमी लानी है, 100% को समाप्त करने का टारगेट नहीं है। तो अगर यूपीएससी आपसे पूछ ले कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर किगाली संशोधन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के 100% चरणबद्ध तरीके से समाप्ति के प्रावधान करता है, 100% के लिए नहीं है, मैक्सिमम 85% है। बाद में सुविधा रहेगी, उसको देख लेना, दिखाता हूं मैं आपको किगाली में क्या बोल रहे हैं। ये देखो, किगाली के अंदर 3 कैटेगरी बना दी, 1 2 3, 1 2 3। तो इसके अंदर तो बच्चा वही यूएसए, जापान, यूरोप के देश आ गए, इसके अंदर वही चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इसके अंदर वो इंडिया, ईरान, पाकिस्तान, इराक, ये सब कुछ आ गए थे। अब ये देखो बच्चा, तीनों के लिए हमने अलग अलग कैटेगरी बनाई है, तीनों के लिए अलग अलग कैटेगरी है। ये वाला किसके लिए है, ये वाला है वही यूएसए, जापान और यूरोप वाला कैटेगरी। ये वाला कैटेगरी कौन सा है, वही चाइना, ब्राजील वाला कैटेगरी। ये वाला कैटेगरी इंडिया, पाकिस्तान वाला कैटेगरी है। देखो हमारा इस वाले कैटेगरी के लिए बेस लाइन ईयर क्या बनाया, 2011 से 13, इस वाले के लिए, चाइना वाले के लिए 2020 से 22, और इंडिया वाले के लिए ये। तो हमें सबका याद नहीं रखना, इंडिया का पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए सबका बेसलाइन ईयर और सबका फ्रीजिंग ईयर अलग अलग है। इनको 2019 के बाद से प्रोडक्शन नहीं करना था और धीरे धीरे कम करना है, और 2036 तक 85% तक कम कर देंगे। ओके, इनका 2024 फ्रीजिंग ईयर है और 2045 तक 80% करेंगे, और हमारा इंडिया वालों का 2028 है और 2047 तक हम 85% तक कम कर देंगे। मैक्सिमम है बच्चा, मैक्सिमम 85% है, 85% से ज्यादा किसी को भी कम नहीं करना। दे दी, हाँ दे दी, 2021 में हमने दे दी थी। अब मुद्दा ये है कि अगर ये भी हटा दोगे, अगर आपने ये भी हटा दिया, अब HFC के बाद क्या, बात क्या, भाई हमें तो जरूरत पड़ेगी ना, मेडिकल सेक्टर में है और बहुत सारे रेफ्रिजरेटर के जो सेक्टर्स है, हमें जरूरत है इन गैसेस की। अपना एसी कैसे चलेगा, कमरा ठंडा कैसे होगा, कहीं आग लग जाएगी तो आग कैसे बुझेगी, मेडिकल सेक्टर में हमें रिक्वायरमेंट है। तो क्या करेंगे, इसको आप हटा दोगे तो इसके बाद क्या आएगा, इसको बोला इसके बाद 2 तरीके हैं हमारे पास 2 ऑप्शन है। इसके बाद क्या, इसके बाद हट जाएगा अगर ये भी, तो हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है हमारे पास हाइड्रोकार्बन को लेके आए, कुछ कुछ हाइड्रोकार्बन को लेके आए, जैसे आपने नाम सुना होगा ब्यूटेन, नाम सुना है केमिस्ट्री में, प्रोपेन, इनको लेके आ जाओ आदि, इसकी जगह ये इस्तेमाल हो सकते हैं। ओके, लेकिन इसमें क्या है, कह रहे इनके साथ रिस्क है, इनके साथ जोखिम है, जोखिम है। ये क्या बच्चा, ये विस्फोट कर सकते हैं, ब्लास्ट होने का खतरा है, विस्फोट का खतरा है, ब्लास्ट का खतरा है। आपने सपोज करो किसी एसी में लगाया, किसी रेफ्रिजरेटर में आपने कूलेंट के रूप में भर दी, पता चल गया घर के अंदर आपने लिविंग बॉम्ब रख लिया है ना, वो एसी कभी भी धमाका कर सकता है, वो फ्रिज आपका कभी भी फट सकता है, घर को उड़ा सकता है। कह रहे इनके साथ ये खतरा है, आप बताओ इस खतरे के साथ क्या इनको यूज करना सही है, इनके साथ खतरा है। एक और है हमारे पास, सेकंड ऑप्शन है HFO, हाइड्रोक्लोरो ओलेफिन के नाम से जानते हैं बच्चे इसको, क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्लोरो ओलेफिन, और इसके अन्य रूप ओलेफिन व इसके रूप, ये इनकी तुलना में सुरक्षित है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये अमेरिकन टेक्निक पे बनी है, अमेरिका द्वारा विकसित है, पहली बात। दूसरा, अमेरिका का इस पे पेटेंट है, अमेरिका का ही पेटेंट है। तीसरा, काफी महंगी है। पर अभी हमारे पास वर्ष है बच्चा 2047 तक, इंडिया की बात करें तब तक काफी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, लेकिन अभी तक की स्थिति क्या है, अभी बेस्ट ये है। अभी तो हम ऑलरेडी करते रहेंगे, अभी हम ऑलरेडी करते रहेंगे, क्योंकि अभी तो हमारा फ्रीजिंग ईयर भी आना बाकी है। 2028 कहाँ आया, अभी तो 2025 है, और 2024 से 2026 तक तो हम जितना चाहे, जितना हम कर रहे थे उतना कर ही सकते हैं। समस्या कहाँ से शुरू होगी, फ्रीजिंग ईयर के बाद हमें थोड़ा काम करना शुरू करेगा, और 2047 तक फिर हमें 85% तक हटानी होगी। तो हमारे पास अभी 15-20 साल है, कर लेंगे इसको हम।
बताइए, इनको प्रतिबंध क्यों किया? इन पे प्रतिबंध लगाया था, मोरल ऑफ द स्टोरी क्यों लगाया था? ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा था। फिर ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आया, इस पे प्रतिबंध की बात क्यों? इस पे प्रतिबंध की बात क्यों? इस पे प्रतिबंध की बात क्यों? क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है, इसलिए हम प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। सर डेली क्लास नोट से नोट्स बनाए या क्लास नोट से? अब समझो बच्चा, मैं आपको दो बातें बता देता हूं कि हाँ, ये आपने सही सवाल पूछा। करना क्या है, देखो कंटेंट की कमी रहती है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कंटेंट का कमी है, ठीक है। और मैं इस विषय का थोड़ा सा ठीक ठाक जानता, आपसे थोड़ा सा ज्यादा जानता हूं, बस ये मान के चल लो। यूपीएससी का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और इसी सब्जेक्ट में मेरी लाइफ का बहुत बड़ा ज्योग्राफी एनवायरमेंट में काफी बड़ा हिस्सा गुजरा है, पढ़ते हुए पढ़ाते हुए। तो इसका तरीका क्या निकला? अगर मैं भी आपको मेरा कंटेंट ना दे पाया तो फिर मेरे इतने पढ़े लिखे होने का फायदा क्या है ना भाई। आज 19 साल हो गई ज्योग्राफी एनवायरमेंट पढ़ते हुए, पहले तो पढ़े कॉलेज लाइफ में, ग्रेजुएशन। तो इसलिए मैं आपको ये सारी स्लाइड दे देता हूँ कि ये लो भाई, ये मेरा बनाया गया कंटेंट है, ये सारी स्लाइड जो दिख रही है ना, आराम से एग्जांपल्स के साथ ये सारी आ गई। ये तो होगी प्रॉब्लम सॉल्व किसकी? कंटेंट की। अब दूसरी बात क्या होती है? उस कंटेंट को समझना। उसके लिए ये सारे, फिर मैं आपको सारी चीजें अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सारे कंटेंट और सारे कंसेप्ट बड़े अच्छे से, जितना भी उसका टेक्निकल डायमेंशन है, जिसके जितना भी उसके अंदर गहरी बातें हैं जो शायद आपको खुद से पढ़ के कभी समझ नहीं आएगी, मुद्दा क्या है, कितना गंभीर है, उसके लिए फिर मैं अपने इस एक्सप्लेनेशन के इस मेथड का यूज करता हूं। हाँ, जो चीजें इंग्लिश में है बच्चा इंग्लिश में लिख लेना, टेक्निकल टर्म को इंग्लिश में लिख लेना। ये जस्ट लाइक योर शॉर्ट नोट्स मेकिंग है। ये समझाने वाला पार्ट क्या था? जस्ट लाइक शॉर्ट नोट्स के जैसा था, ठीक है। तो कह रहे एचएफसी के बाद क्या? एक बच्चे ने पूछा सर एचएफओ क्या है? ये एचएफओ बेसिकली एक रेफ्रिजरेंट है, एक कूलिंग एजेंट है, ठंडा करने का काम है इसका। तो हाइड्रोक्लोरोओलेफिन है बच्चा, ये एक रेफ्रिजरेंट है जिसमें हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है और कार्बन परमाणुओं से बना है, और सिंगल जो बॉन्ड है उससे ये जुड़ा हुआ है, एचएफओ, ठीक है। तो इस एचएफओ के, मैंने बोला ना एचएफओ के बहुत सारे वेरिएंट है, एचएफओ 1 2 3 4 वाईएफ, जैसे इस वेरिएंट को हम यूज कर रहे हैं, तो इसका क्या फायदा है? पहली बात तो लेस टॉक्सिक है, उतना नुकसानदायक नहीं है। दूसरा, इसका ग्लोबल वार्मिंग का पोटेंशियल काफी कम है। तीसरा, जो शून्य ओजोन रिक्तीकरण क्षमता है, मतलब ओजोन को बिल्कुल भी जीरो जीरो चांसेस है कि इससे ओजोन का डिप्लीशन होगा। उसके साथ ही जो एचएफसी के साथ प्रॉब्लम थी, क्लाइमेट चेंज में रोल प्ले कर रहा था, कहते हैं ये बहुत कम रोल प्ले करता है। और सबसे अच्छी बात, क्या अगर हम एचएफसी की जगह इसको लेके आ रहे हैं तो क्या हमारी कूलिंग जो डिवाइसेज है, जो हमारे रेफ्रिजरेटर की डिवाइसेज है, उसकी क्षमताएं खराब रूप से प्रभावित तो नहीं होगी? कह रहे नहीं, जो काम एचएफसी करता था, ठीक है, उसी के समान ये भी काम करती है। सेम काम है बच्चा, इसका भी सेम काम कर रही है बच्चा, ठीक है। ये बताया मैंने। आई, बताओ, ठीक है, इतना हो गया। एक बच्चे ने बोला सर आईपीसीसी बता देता हूँ। आईपीसीसी पे वैसे मैं लेक्चर लेने वाला था, लेकिन अभी बोल दिया तो 5 से 7 मिनट ही लगेगी आईपीसीसी के बारे में बोलने में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहीं पे लिख लेना इसके बाद, है ना, आईपीसीसी। व्हाट इज आईपीसीसी? आईपीसीसी, इसको हम बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। आईपीसीसी है बच्चा ये, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। हिंदी में भी नाम लिख देता हूं इसका, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। बेसिकली बच्चा ये यूएन की एक बॉडी है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम याद है 1972 के बाद का जो स्टॉकहोम सम्मेलन आया था, है ना, उसके बाद इंदिरा गांधी जी भी गई थी, तो यूएनईपी बना था। यूएनईपी के साथ यूएन की एक और संस्था है, विश्व मौसम संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों ने मिलकर इस संस्था की स्थापना की। अब ये क्या काम करे, समझो बच्चे, इसका काम क्या है? ये बेसिकली दुनिया भर में बहुत सारे साइंटिस्ट होंगे जो क्लाइमेट चेंज पे, ग्लोबल वार्मिंग पे, बायोडाइवर्सिटी पे, अनुकूलन कैसे होगा, एडेप्टेशन कैसे होगा, मिटिगेशन कैसे होगा, सरकारें कैसे काम करेगी, इसके पीछे का पूरा साइंस क्या है, क्लाइमेट चेंज के पीछे का, ग्लोबल वार्मिंग के, दुनिया भर के बहुत सारे देशों से बहुत सारे साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे होंगे। अब ये आईपीसीसी क्या करती है? आईपीसीसी उन सारे वैज्ञानिक अध्ययनों को लेके आती है, कंपाइल कर लेती है, ठीक है, कंपाइल कर लेगी, और कंपाइल करके फिर क्या होगा, उसको अलग अलग कैटेगरी में बांट के कि भैया देखो, अगर किसी को जलवायु परिवर्तन का साइंस समझना है तो एक ग्रुप हमने उसके लिए बना दिया। दूसरा, अगर आपको न्यूनीकरण करना है तो न्यूनीकरण के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर एक इसका अलग से ग्रुप काम कर रहा है। एक और ग्रुप और है जो कि ये बताता है कि क्लाइमेट चेंज अगर होगा, कहां कैसे कितना नुकसान होगा। तो बेसिकली ये खुद से कोई वैज्ञानिक अध्ययन कर रही है नहीं, लेकिन हाँ, वैज्ञानिक अध्ययनों को एक साथ लाके उस पर समय समय पर रिपोर्ट प्रकाशित करती है। बताओ, समझ में आया? बोलिए। तो यह जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक अध्ययनों और अनुसंधान का संकलन करती है, कंपाइलेशन करती है, संकलन करती है। स्वयं कोई वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं करती, अनुसंधान नहीं करती। आगे बच्चा समझ में? कब एस्टेब्लिश हुई? 1988 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी और विश्व मौसम संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम संगठन
द्वारा स्थापित है बच्चों ये। ओके, हमने क्या किया, इसको इसको आईपीसीसी को 3 वर्किंग ग्रुप में डिवाइड कर दिया, कार्य समूह में डिवाइड किया है। अच्छा, ये यूएन की बॉडी है, बस याद रखना, यूएन बॉडी है, संयुक्त राष्ट्र संघ के ही एक निकाय के रूप में काम कर रहा है। तो हमने इसके अंदर 3 ग्रुप बनाए बच्चा, वर्किंग ग्रुप 1, वर्किंग ग्रुप 2 और वर्किंग ग्रुप 3, 3 ग्रुप बना रखे बच्चा। ये वर्किंग ग्रुप 1 क्या करता है, क्लाइमेट चेंज का भौतिक विज्ञान क्या है, मतलब ये क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन सी साइंस काम कर रही है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा वर्किंग ग्रुप क्लाइमेट चेंज के प्रभाव, इसके प्रति संवेदनशीलता व अनुकूलन पे काम करता है। और तीसरा क्लाइमेट चेंज के न्यूनीकरण की बात करता है, ये समझ गए। और समय समय पर ये अपनी आकलन रिपोर्ट जारी करता है, समय समय पर अपनी आकलन रिपोर्ट जारी करता है, जिसे आईपीसीसी असेसमेंट रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, असेसमेंट रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो कोई फिक्स नहीं है बच्चा कि 1 साल में जारी करेगा, 2 साल में करेगा, 5, 6, 7 साल में कभी भी जारी कर देता है, समझ गए। अब याद रखना, अगर वो आईपीसीसी का असेसमेंट रिपोर्ट वर्किंग ग्रुप 1 का है, इसका मतलब उस रिपोर्ट के अंदर क्लाइमेट चेंज के पूरे साइंस को बताया जा रहा है। अगर वो आईपीसीसी का रिपोर्ट वर्किंग ग्रुप 2 का है, तो वो क्या बता रहा होगा, वो क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट, कौन कितना संवेदनशील है, अनुकूलन कैसे होगा, इसकी बात कर रहा होगा। अगर वर्किंग ग्रुप 3 का रिपोर्ट है, तो वो रिपोर्ट किसकी बात कर रही होगी, क्लाइमेट चेंज के प्रति आप मिटिगेशन के लिए क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, बोलिए। बताइए बच्चा। बच्चा मुख्य परीक्षा में सीसी लिख के मत आ जाना, कार्बन कॉपी भी होता है, ठीक है। इस सीसी के 50 मतलब हो सकते हैं, ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, आपको जलवायु परिवर्तन ही लिखना है, ठीक है। हाँ, पता चले मेरी नाक कटा के आ गए, सीसी लिख दिया, नंबर ही नहीं आया, यूपीएससी कह रहा है क्या हो गया ये। अच्छा, एक चीज और, जब बात इसकी हो रही है, ये जो आईपीसीसी क्या काम कर रहा है, अब इसका बड़ा महत्वपूर्ण काम है बच्चा। आईपीसीसी यूएनएफसीसीसी के देशों को उनकी नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री को तैयार करने में मदद करता है। ये अच्छी बात है। मदद कैसे करता है, उसके लिए यह दिशा निर्देश देता है और उसके साथ तरीके बताता है, मेथड बताता है और गाइडलाइंस देता है। ये क्या मतलब है, नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटरीज क्या होता है, समझो बच्चा। ओके, इस पे एक प्रोग्राम भी आया था फिर बाद में, नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटरी प्रोग्राम, एनजीजीआईपी। क्या था ये, बात करते हैं, व्हाट इज दिस नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटरी प्रोग्राम। अब आप एक चीज बताओ, इंडिया कह रहा है, इंडिया से बहुत सारा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा होगा बच्चा, ठीक है। तो अब ये क्या है, नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटरी, इंडिया से बहुत सारा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है या नहीं, बताओ बच्चा। इंडिया से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा है या नहीं, भारत से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा है या नहीं, उत्सर्जन हो रहा है, जवाब दो यस और नो। आप बोलोगे सर यस हो रहा है, तो उसकी सूची अगर क्या है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, उसकी सूची तैयार करना, कैसे वो लिस्टिंग करें। दूसरा, कितनी मात्रा में उत्सर्जित हो रहा है, हम कैसे बताएं, 1 बिलियन टन, 2 बिलियन टन, 50 टन, क्या हो रहा है, कितनी मात्रा में उत्सर्जित हो रहा है, यह निर्धारित करने में क्या करता है, ये गाइडलाइन बताता है, मेथड देता है। आगे बात समझ में, नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटरीज को तैयार करने में आईपीसीसी देशों की मदद करता है। कैसे, ये देशों के ग्रीन हाउस गैसेस के सोर्स को आइडेंटिफाई करने में और किस स्रोत से कितना एमिशन हो रहा है उसका कैलकुलेशन कैसे करे, उस पूरे कैलकुलेशन का पूरा मेथड ये लाके देता है। आपके मन में आ रहा होगा ना सर, वो इंडस्ट्री लग रही है, उस इंडस्ट्री से कितना हो रहा है मुझे कैसे पता चलेगा, क्या तरीका है, उसका पूरा मेथडोलॉजी है, उसके लिए कौन हेल्प करता है, आईपीसीसी हेल्प करता है। बोलो, आई बात समझ में या नहीं आई। सभी देशों के साथ जितने भी यूएनएफसीसी के कंट्रीज है, ऑलमोस्ट 197 कंट्रीज है, लगभग दुनिया के सारे देश यूएनएफसीसी में है बच्चा। आईपीसीसी को क्या बेनिफिट है, यूएनएफसीसी को एस्टेब्लिश करने का क्या बेनिफिट था, बोलो, इसको क्यों बनाया। अगर आपको लगता है इसको बनाने का कोई बेनिफिट था, तो यूएन की इस संस्था को बनाने का भी बेनिफिट है।
आज ही आप और हम इतनी बातें कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के पीछे का ये विज्ञान है, मिटिगेशन, अडेप्टेशन, क्या रात को सो के सुबह दिमाग में आ गए थे सारे कंसेप्ट? दुनिया की इतनी मैच्योर अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट चेंज पे कौन डेवलप कर रहा है? ये संस्था ही कर रही है बच्चा। इनकी रिपोर्ट्स को दुनिया पढ़ती है, फिर वैज्ञानिकों की रिपोर्ट्स लेके आते हैं, हमें समझ में आता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है। ठीक है, ये फायदा है इनका। सब कुछ ये बता रही है बच्चा, ये देख, समझ नहीं आया? ये क्या बता रहा है? ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस पे असर डालेगा, कैसे इससे निपटेंगे, क्या हमारे पास तकनीक है, सब पे आप दुनिया भर के जितने अध्ययन हो रहे हैं सबको लाके दे रहा है आपको। ठीक है, एक जरूरी सूचना। अब आया जरूरी सूचना का समय। जरूरी सूचना ये है ना, मंडे को मेरी क्लास नहीं होगी बच्चा, है ना, मंडे नो क्लास, ऑन ट्यूसडे। 25,000 के लपेटे में लिपट जाएंगे हम सब के सब लोग, थोड़ा मेहनत करके। अंबानी अडानी बड़े किसी बिजनेसमैन की औलादे नहीं है हम। हमारे बाप दादाओं के पास भी ऐसे 100 200 500 बीघा जमीनें नहीं है। नाराजगी अच्छी नहीं लगती। के पास कोई मौका नहीं था, मेरे पास भी नहीं था। आप वो मत करो बच्चा, यार मौका मिला था, जवानी निकल गई हाथ से। रिलेशनशिप है, हाँ वही। बाय, टेक केयर।